मैं लिन काइवी को चाहने के 7वें साल में मर गया जब किडनैपर के चाकू ने मुझे गोद दिया। मैं कांपते हुए लिन काइवी को कॉल किया, लिन काइवी, मुझे बचा लो। लेकिन फोन के दूसरी तरफ एक मर्द की ठंडी आवाज थी, तो तुम गुड न्यूज देने के लिए कॉल कर रहे हो? अच्छा है कि तुम मर गए। इतना कहकर कॉल बेरहमी से काट दिया गया। मैंने अपनी आंखें असहनीय दर्द में बंद कर लीं। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में मैंने सोचा कि अगर अगला जन्म हुआ तो मैं लिन काइवी से दोबारा कभी प्यार नहीं करूंगा। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो लिन काइवी मेरे बगल में बैठी थी। वो करीब आने के लिए मेरी तरफ झुकी, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। लिन काइवी बेड पर पीछे गिर गई। उसने मुझसे ठंडे लहजे में पूछा, शयन, अब तुम कौन सा पागलपन भरा फिट दिखा रहे हो? मैंने उसे इग्नोर किया और डेट चेक करने के लिए अपना फोन उठाया। मेरा पुनर्जन्म उस समय के कुछ समय बाद हुआ था जब मेरी शादी लिन काइवी से हुई थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। इससे पहले कि मैं रिएक्ट भी कर पाता, लिन काइवी का फोन बज उठा। काइवी, तुम मुझे पिक करने कब आ रही हो? क्या तुमने मेरे साथ मूवी जाने का प्रॉमिस नहीं किया था? फोन के दूसरी तरफ से एक जाना पहचाना नाम आया। सिया चियांग की आवाज सुनकर लिन काइवी ने उसे धीमी आवाज में बहलाया और तुरंत तैयार होने के लिए उठ गई। मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगी। मैं आखिरकार होश में आया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी आवाज अभी भी हल्की कांप रही थी। लिन काइवी, मेरे लिए 20 मिनट रुको, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। लिन काइवी ने त्योरियां चढ़ाईं और मेरा हाथ झटक दिया। तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने डिमांड की थी कि मैं सिया से मिलने जाने से पहले तुम्हारे साथ रूम शेयर करूं। अब मैंने वो कर दिया है। क्या तुम अपनी बात से पीछे हटने वाले हो? नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और शब्द दर शब्द कहा, लिन काइवी, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूं। लिन काइवी एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने एक ठंडी हंसी हंसी। शायन, अब तुम कौन सी ट्रिक खेल रहे हो? मैं इस बार कोई ट्रिक नहीं खेल रहा हूं। मैं सच में तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूं। इतना कहने के बाद मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलीं, मेरे लॉयर को एक मैसेज भेजते हुए। भेजने के बाद मैंने फोन की स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी ताकि वो उन ठंडे शब्दों को साफ देख सके। लॉयर जांग, मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरे लिए तुरंत डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें। लिन काइवी ने मैसेज को घूरकर देखा। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। मैंने उसकी ओर देखा, वो चेहरा जिसे मैंने इतने सालों तक प्यार किया था। उसे अब देखने पर सिर्फ एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने लिन काइवी को पूरे 20 साल तक प्यार किया था। किंडरगार्टन से ही मैं उसके पीछे एक छोटी पूंछ की तरह चलता था जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। लेकिन लिन काइवी ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा ठंडेपन से आगे चलती रही, मुझ पर एक नज़र डालने में भी कंजूसी करती थी। स्कूल में बहुत सारे लड़के थे जो उसे पसंद करते थे और मैं बहुत बेवकूफ़ था। मुझे नहीं पता था कि उसका ध्यान कैसे खींचा जाए, इसलिए मुझे उसका सामना करने का सहारा लेना पड़ा। जब वो क्लीनिंग ड्यूटी पर होती थी तो मैं उस एरिया में कचरा फेंक देता था जिसकी वो जिम्मेदार होती थी। जब वो स्पीच देती थी तो मैं चेहरे बनाता था और स्टेज के नीचे गड़बड़ करता था। जब वो बॉल खेलती थी तो मैं चुपके से उसकी साइकिल के टायरों से हवा निकाल देता था। समय के साथ हम स्कूल के फेमस फ्रेंडनेमी कपल बन गए। मैंने सोचा कि भले ही लिन काइवी मुझे पसंद न करे, कम से कम वो किसी और को भी पसंद नहीं करेगी। उसे हर दिन देख पाना ही मेरे लिए काफी था। मैंने सोचा था कि ये लाइफ हमेशा बनी रहेगी। लेकिन वह सोच सिया चियांग के आने वाले दिन तक पूरी तरह से टूट गई थी। मैं उस बारिश वाले दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा की तरह स्कूल से घर आ रहा था जब मैंने अपने पिता को सरेआम एक अजनबी औरत को गले लगाते देखा। उनके बगल में वहां मेरी ही उम्र का एक लड़का था। उसने माँ और बेटे को घर के अंदर ले जाकर अकड़ते हुए मेरी माँ से कहा, ये मेरा पहला प्यार है। उस वक्त मैं इनकॉम्पिटेंट था, इसलिए मेरी फैमिली ने हमें अलग कर दिया था। अब मैंने अपना एक नाम बना लिया है। मुझे इस अधूरे सपने को पूरा करना ही होगा। भले ही उसका किसी दूसरे मर्द से बच्चा है, फिर भी मुझे उसे शादी करने के लिए तुम्हें डिवोर्स देना होगा। उसका हर एक शब्द पत्थर जैसा दिल तोड़ने वाला था, जिसमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी माँ, जो मेरे पिता से बेइंतहा प्यार करती थी, पूरी रात रोती रही। जब सुबह हुई और किसी का ध्यान नहीं था तो उसने छत से छलांग लगा दी। मेरी माँ की पहली बरसी खत्म होने से पहले ही मेरे पिता जल्दबाजी में अपने पहले प्यार को घर ले आए। तब से मुझे अपने पिता से नफरत हो गई, उनके पहले प्यार से नफरत हो गई और मुझे अपने सौतेले भाई सिया चियांग से तो और भी ज्यादा नफरत हो गई। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सबसे दर्दनाक धोखा अभी आना बाकी था। उस दिन मैं लाइब्रेरी में लिन काइवी को ढूंढने गया और मैंने उसे और सिया चियांग को एक कोने में बैठे देखा। वो सिया के कंधे पर झुकी हुई थी और धीरे से उसके होठों के कोने को चूम रही थी। उस पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। बाद में मिस्टर लिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और उन्होंने लिन काइवी को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। हमारी शादी के बाद लिन काइवी को गलती से मेरे बनाए हुए चित्र मिल गए, उसके 1000 से ज्यादा स्केचेस।
तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मैं सालों से उसे सीक्रेटली प्यार करता था, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। इसके उलट उसे लगा कि मैंने जानबूझकर उसके दादाजी के कान भरे हैं ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। उसके बाद हमारी शादी एक बैटलफील्ड बन गई। लिन काइवी ने सिया चियांग के लिए स्काई लालटेन जलाई तो मैंने उसकी स्पोर्ट्स कार तोड़ दी, उसकी लिमिटेड एडिशन वाली। लिन काइवी सिया को वेकेशन पर ले गई तो मैंने शहर के हर होटल को उन्हें होस्ट करने से मना करवा दिया। लिन काइवी ने सिया के लिए एक लाविश बर्थडे पार्टी रखी तो मैंने केक में कॉकरोच डाल दिए। आखिरकार हम एक एग्रीमेंट पर पहुंचे। लिन काइवी सिया चियांग से मिलने जा सकती थी, लेकिन हर बार जाने पर उसे मेरे साथ एक बार सोना होगा। लिन काइवी, चलो बस अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए बिताते हैं। मैं खुलकर मुस्कुराया, लेकिन मेरा दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। सिर्फ मैं जानता था कि ये सो कॉल्ड म्यूचुअल टॉर्चर सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और एक बार मरने तक उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। क्या मैं आखिरकार समझ गया? कुछ प्यार की किस्मत में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, इसलिए इस जिंदगी में मैं उसे जाने दूंगा। लिन काइवी, सिया चियांग और उस सारे न भूलने वाले दर्द को अपनी जिंदगी से पूरी तरह गायब कर दूंगा। बहुत जल्दी एक शार्प सूट पहने हुए लॉयर अंदर आया। मिस्टर एन, मिस लिन, ये डिवोर्स एग्रीमेंट है। लॉयर ने डॉक्यूमेंट टेबल पर रखा। प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। लिन काइवी जानती थी कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो शांति से वेट कर रही थी कि मैं इस ड्रामे को कैसे खत्म करूंगा। किसने सोचा था कि अगले ही पल मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अपने साइन कर दूंगा। वो हैरान रह गई और उसने तुरंत एग्रीमेंट छीन लिया। उसकी आंखें उस पर लिखी क्लॉसेस को स्कैन करने लगीं। एसेट डिवीजन, स्टॉक डिवीजन, हर क्लॉज बिल्कुल साफ था। उसकी आवाज थोड़ी तनावपूर्ण थी। क्या तुम सीरियस हो? मैं मुड़ा। मेरे होठों के कोने पर एक तंजिया मुस्कान थी। बेशक, ये उतना ही सच है जितना हो सकता है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे छोड़ नहीं पा रही हो? सोलिन, क्या तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? लिन काइवी ऐसे दिखी जैसे उसने कोई जोक सुना हो। शैन, ये शादी मेरे लिए एक पिंजरा है। तुम्हारे साथ बिताया गया हर मिनट और हर सेकंड मेरे लिए सिर्फ तड़प रहा है। तो फिर साइन कर दो, मैंने धीरे से कहा। तुम किसका वेट कर रही हो? यह सुनकर लिन काइवी के एक्सप्रेशन पूरी तरह ठंडे पड़ गए। उसने फाउंटेन पेन छीना और डिसाइसिवली एग्रीमेंट पर अपने साइन कर दिए। उसके पेन चलाने के जोर से उसका डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। उसने कोल्डली एग्रीमेंट मेरे सामने फेंक दिया। शैन, बेहतर होगा कि तुम इसे याद रखो। ये तुम्हारी चॉइस थी, बाद में रिग्रेट मत करना। वकील ने उन दोनों के बीच की जुबानी जंग को इग्नोर करते हुए साइन डॉक्यूमेंट ले लिया। उसने प्रोफेशनली बताया, लीगल रेगुलेशंस के हिसाब से डिवोर्स एग्रीमेंट के लिए 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है। जब ये खत्म हो जाएगा तब दोनों पार्टीज ऑफिशियली डिवोर्स सर्टिफिकेट रिसीव कर सकती हैं। अगर 1 महीने के अंदर आपको रिग्रेट होता है तो इसे किसी भी समय कैंसिल किया जा सकता है। ये सुनकर लिन काइवी ने मजाक उड़ाया। उसकी नफरत भरी नजरें मुझ पर टिक गईं। किसी भी समय कैंसिल? तो ये वो जगह है जहां तुम मेरा वेट कर रहे थे? उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने सब कुछ भांप लिया हो। उसकी टोन एकदम सर्टेन थी। मिलते हैं 1 महीने बाद। अगर तुमने सच में मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं अपना सिर तुम्हें फुटबॉल की तरह किक करने के लिए दे दूंगी। बोलने के बाद वो मुड़ी और चली गई। उसकी पतली और ठंडी पीठ ऐसी लग रही थी जैसे उसे यकीन हो कि मैं आखिरी मिनट में रिग्रेट करूंगा। उसे जाते हुए देखकर मैं धीरे से हंसा। लिन काइवी, तुम गलत हो। न केवल मैं तुम्हें सच में डिवोर्स दूंगा, बल्कि जब महीना खत्म होगा मैं ये शहर भी छोड़ दूंगा और तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। अगले कुछ दिनों में मैंने बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बस घर पर रहकर अपना सामान पैक करता रहा। इसी बीच लिन काइवी सिया चियांग के साथ थी। उनकी स्वीट और लविंग डेली लाइफ सोशल मीडिया पर लगातार फ्लॉन्ट की जा रही थी। वे समंदर किनारे साथ टहल रहे थे, सनसेट के नीचे स्वीटली किस कर रहे थे, पहाड़ किनारे एक रेस्टोरेंट में रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, आतिशबाजी के सामने विश मांग रहे थे, सड़क पर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, एक दूसरे के लिए खूबसूरत और फिटिंग वाली शर्ट्स और ड्रेसेस चुन रहे थे, और हर पोस्ट के नीचे अनगिनत लाइक्स और कमेंट्स थे। सिस्टर लिन और सिया फिर से ट्रैवल कर रहे हैं। आप दोनों हमेशा हनीमून फेज में क्यों रहते हैं? हर दिन आप सोशल मीडिया पर अपना प्यार दिखाते हैं। अब मैं नॉर्मल खाना नहीं खाता। बस आपके पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। कोई तो होगा जो हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होगा। जलन के मारे उसके दांतों में दर्द हो रहा होगा। दुख की बात है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक तरफा प्यार करने वाला बेवकूफ बनकर ही रह सकता है। वो कभी सिस्टर लिन का दिल नहीं जीत पाएगा। मैं जानता था कि लिन काइवी ने ये पोस्ट जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने के लिए डाले थे। मेरी पिछली लाइफ में वो कामयाब रही थी। हर बार जब मैं ये पोस्ट्स देखता था
मेरा दिल जलन से इतना दुखता था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। लेकिन अब जब मैं ये चीजें दोबारा देखता हूं, मेरा दिल पूरी तरह ठंडा है। एक छोटी सी हलचल भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही जाने देने का फैसला कर लिया था। लिन काइवी और मैं जल्द ही फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। 3 दिन बाद लिन फैमिली का शेड्यूल्ड फैमिली बैंक्वेट था। अगर ये पहले की बात होती तो मैं कभी वहां नहीं जाता, लेकिन इस बार मैं गया। जब मैं मेंशन पहुंचा तो लिन फैमिली का हर कोई वहां इकट्ठा था। हॉल बहुत ज्यादा लाइवली था। लिन काइवी सिया चियांग को साथ लाई थी और बड़े उत्साह से बड़ों का अभिवादन कर रही थी। बच्चे भी आसपास जमा हो गए थे। वे उसे यंगेस्ट अंकल और उसे यंगेस्ट आंटी कह रहे थे। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए रिस्पॉन्स दिया। मैंने दूर से देखा। मेरी आंखों में एक तंजिया मुस्कान आ गई। मैं क्लियरली लिन काइवी का हस्बैंड था, लेकिन लिन काइवी के मर चुके दादाजी के अलावा लिन फैमिली में किसी ने भी मेरे स्टेटस को नहीं माना। वे सब मानते थे कि मैंने सिया की जगह छीन ली है, इसलिए वे हमेशा मेरे साथ बिना किसी दया के ठंडेपन से पेश आते थे। पहले मैं खुद को इस चिड़चिड़ेपन के हवाले नहीं करता। मैं इस तरह की फैमिली गैदरिंग्स अटेंड नहीं करता, लेकिन इस बार यहां आने तक मुझे नहीं पता था कि जिन जगहों को मैं देख नहीं सकता था, वहां वे काफी समय से एक फैमिली की तरह थे, साथ में खुश और हारमोनियस। मैंने मेन हॉल के दरवाजे धकेले। सबने आवाज सुनी और मेरी तरफ मुड़कर देखा। उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। लिन काइवी के पेरेंट्स ने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ मुझे घूरकर देखा। उनकी आवाज नाराजगी से भरी थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम काइवी को डिवोर्स देना चाहते हो? अब तुम यहां क्या कर रहे हो? सिया चियांग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सीधे मेरी तरफ देखा। उसने जानबूझकर एक सरकास्टिक रिमार्क दिया। ये पहली बार नहीं है जब उसने इस तरह का सीन क्रिएट किया है। क्या ये हमेशा ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा नहीं होता? फिर वो काइवी से पैचअप के लिए भीख मांगता है। मैं ये नाटक देख देखकर थक गया हूं। क्या वो कभी इससे थकता नहीं है? लिन काइवी ने उनकी बातें सुनी और मुझ पर त्योरियां चढ़ाईं। उसकी टोन ठंडी थी। भले ही हम अभी भी डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं, लेकिन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब तुम लिन फैमिली के मेंबर नहीं हो। तुम्हें यहां कदम रखने का कोई हक नहीं है। लिन काइवी के रिश्तेदारों ने भी नफरत भरी नजरें डाली और साइड से साथ दिया। अगर उस वक्त बूढ़े आदमी ने मैचमेकर का रोल प्ले न किया होता तो काइवी उससे शादी कैसे करती? सिया चियांग और काइवी एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। एक टैलेंटेड आदमी और एक खूबसूरत औरत। उसकी वजह से एक अच्छी शादी बर्बाद हो गई। सही बात है, काइवी ने उसे कभी पसंद नहीं किया और वो हमेशा ये हार्ड टू गेट गेम्स खेलता रहता है। कितना गंदा दिमाग है, सच में नीच। मैंने उस भीड़ को देखा जो मेरे साथ ठंडा बर्ताव कर रही थी। पूरी लिन फैमिली बिना रुके मेरा मजाक उड़ा रही थी। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने अंदर उमड़ते इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हुए। मैंने सब पर एक ठंडी नजर डाली। आपको इस तरह होने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां फैमिली बैंक्वेट के लिए नहीं आया हूं। मेरा उसके लिए मूड भी नहीं है। मैं दादाजी को रिस्पेक्ट देने आया हूं, उनके लिए एक अगरबत्ती जलाने, और उसके तुरंत बाद मैं चला जाऊंगा। इस रिक्वेस्ट के साथ उनके पास मुझे बाहर निकालने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए वे बस ठंडेपन से एक तरफ हट गए। मैं अकेला एंसेस्ट्रल हॉल में गया। दादाजी को रिस्पेक्ट देने के बाद मैंने वो गिफ्ट जो उन्होंने मुझे शादी के वक्त दिया था, फैमिली हेयरलूम, उनकी अस्थियों के कलश पर रख दिया। दादाजी, मेरी आवाज हल्की थी। आखिरी शब्द तो हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे उनकी नींद खराब होने से डर रहा हो। आपने एक बार कहा था कि जब तक मैं लिन काइवी से शादीशुदा रहूंगा, मेरी पूरी लाइफ के लिए मेरे पास कोई साथ होगा। मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके द्वारा टॉर्चर किया जाना अकेले रहने से ज्यादा दर्दनाक है। लिन काइवी मुझे पसंद नहीं करती। मेरे साथ अपनी शादी को वो सिर्फ खुद के लिए एक टॉर्चर की तरह देखती है। मेरी पिछली लाइफ में लिन काइवी ने मुझे इसी तरह छोड़ दिया था, इसलिए इस लाइफ में मैंने जाने देने का फैसला किया है। मेरी चिंता मत करना दादाजी, लाइफ अभी बहुत लंबी है। ये लाइफ टाइम मैं बहुत अच्छे से जीऊंगा। खुद से बहुत सारी बातें कहने के बाद मैं काफी देर तक मेमोरियल टैबलेट के सामने बैठा रहा। पीछे से अचानक जमीन पर लेदर शूज की आवाज गूंजी। मैं धीरे से मुड़ा और सिया चियांग को अपनी तरफ आते देखा। मैं इस इंसान के लिए परेशान नहीं होना चाहता था और जाने के लिए खड़ा हो गया। तभी मैंने सिया चियांग को एक ठंडी हंसी हंसते देखा। उसने कलश से वो जेड पेंडेंट छीन लिया। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, मैंने देखा कि सिया चियांग ने मिस्टर लिन का मेमोरियल टैबलेट और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। क्रैश! चंदन का टैबलेट टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी रगों में खून जम गया है। मैं आगे झपटा और सिया की कलाई पकड़ ली। क्या तुम पागल हो? अभी दादाजी से माफी मांगो। सिया ने तिरस्कार के साथ मेरा हाथ झटक दिया। किससे माफी मांगू?
अगर उस दखलंदाजी करने वाले बूढ़े आदमी की वजह से न होता तो तुम्हारी पोजीशन बहुत पहले मेरी होती। मेरी आवाज कांप रही थी। ये वो दादाजी हैं जिनकी लिन काइवी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। अगर लिन काइवी को पता चला कि तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया है तो वो शायद सोचेगी कि वो अंधी थी। मेरी फटकार का सामना करते हुए सिया चियांग ने कोई पछतावा दिखाने के बजाय वो और भी ज्यादा घमंडी हो गया। क्या ऐसा है? तो तुम उनके दादाजी की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, तो फिर काइवी तुम्हें जरा भी पसंद क्यों नहीं करती? शैन, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, बेचारे और उदास। शायद तुम्हें भी जल्द ही उनके पास चले जाना चाहिए। उसका हर एक शब्द मेरे दिल पर खौलते तेल की तरह गिर रहा था, जिससे मेरे अंदर गुस्से की लपटें और भी तेजी से भड़कने लगीं। खासकर जब मैंने सिया चियांग को अपनी माँ का अपमान करते सुना तो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर जोर से एक पंच मारा। सिया की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे मारने की हिम्मत करूंगा। अपनी जिंदगी में पहली बार इस ह्यूमिलिएशन का सामना करने के बाद उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वो एक पागल की तरह आगे झपटा और मेरी टाई पकड़ ली और मैं उसके साथ लड़ने लगा, लेकिन वो आमतौर पर लाड़ प्यार में पला था और मेरा मुकाबला करने लायक बिल्कुल नहीं था। कई बार उसने पंच मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसे जमीन पर पटक दिया। सिया चियांग शर्म से आग बबूला हो गया, इसलिए उसने मिस्टर लिन का कलश उठाया और उसे जोर से मेरे सिर पर दे मारा। उस पल मेरे माथे में इतना दर्द हुआ कि मैं बमुश्किल अपनी आंखें खोल पा रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। राख हर तरफ बिखर गई। मेरे गले से एक हताश और दर्द भरी कराह निकली। इतनी बड़ी हलचल ने जल्दी ही हॉल से सभी को खींच लिया। इस अफरा तफरी वाले सीन और टूटे हुए कलश और मेमोरियल टैबलेट को देखकर हर किसी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। लिन काइवी का चेहरा इतना डार्क था कि लग रहा था जैसे उससे पानी टपक पड़ेगा। उसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी थी। शैन, तुम अब किस बात के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? ये एंसेस्ट्रल हॉल है। क्या तुम दादाजी को इस तरह रिस्पेक्ट देते हो? मैं बोलने के लिए बहुत ज्यादा दर्द में था। दूसरी ओर सिया चियांग ने बेचारा बनने का नाटक किया और सबसे पहले मुझ पर आरोप लगाया। काइवी, मैंने वो जेड पेंडेंट देखा जो शयन ले जा रहा था और उसे देखने के लिए उधार मांगना चाहता था, लेकिन उसने हाथ उठाया और मुझे पंच मार दिया। मैं अपना बचाव करना चाहता था, इसलिए उसने दादाजी का कलश और मेमोरियल टैबलेट मुझ पर फेंक दिया। मैं बचना चाहता था, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। किसे पता था कि उसका हाल ऐसा होगा? उसकी सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद लिन फैमिली के मेंबर्स एक एक करके मेरी तरफ मुड़े। उनमें से हर एक की नज़र चाकू की तरह लग रही थी, जो मुझे 1000 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार थी। एक पल में हर किसी ने मुझे दोषी ठहराया और मुझे कोसने लगे। कुछ ने तो इस बेहद भयानक बिहेवियर के लिए मुझे दंडित करने के लिए फैमिली डिसिप्लिन की डिमांड भी की। लिन काइवी ने अपना हाथ हिलाया। एक सर्वेंट ने तुरंत कोड़ा पेश किया। फैमिली डिसिप्लिन वाला कोड़ा तुंग ऑयल में भिगोया गया था। एंसेस्ट्रल हॉल की शांति भंग करना पहला जुर्म है। बुजुर्गों के मेमोरियल टैबलेट और राख को नष्ट करना दूसरा जुर्म है। बिना किसी कारण के गेस्ट पर हमला करना तीसरा जुर्म है। इन जुर्मों की सजा एक साथ दी जाएगी। लिन काइवी, मैंने अपना सिर झटका। मेरी आंखों में गुस्से की लपटें फूट पड़ीं। तुमने तो पूछा तक नहीं। एक सिंगल सवाल। वूश। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, कोड़े की पहली मार पड़ी, जिसने मेरी पीठ पर जोर से वार किया और मेरे उन शब्दों को बीच में ही काट दिया जो मैं कहने वाला था। दर्द ने मुझे पूरी तरह से कपा दिया, लेकिन मैंने जिद में अपने दांत भींच लिए। ये क्लियरली पहले सिया चियांग था। स्मैक। दूसरी मार तुरंत पड़ी। मैंने उठने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन 2 बॉडीगार्ड्स ने मेरे कंधों को मजबूती से दबाए रखा। मेरी आंखें खून की तरह लाल थीं। मैं चिल्लाया, लिन काइवी, क्या तुम अंधी हो? ये क्लियरली वो था। 30 कोड़े। सजा देने वाले ने जोर से गिनती की। कोड़ा एक जहरीले सांप की तरह था जो मेरी पीठ को चीर रहा था। दर्द की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी मैंने जिद में अपना सिर ऊंचा रखा और लिन काइवी को घूरता रहा। मैंने देखा लिन काइवी प्यार से सिया की टाई एडजस्ट कर रही थी। वो केयरफुल एक्सप्रेशन, जैसे वो किसी रेयर ट्रेजर को संभाल रही हो। ये सीन मेरे शरीर पर पड़ने वाले कोड़ों से ज्यादा चोट पहुंचा रहा था, जिससे मेरे गले में एक कड़वा मेटेलिक टेस्ट भर गया। 60। आखिरी कोड़ा पड़ा। मैं आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले मैंने लिन काइवी की ठंडी आवाज सुनी, इसे बाहर फेंक दो। एंसेस्ट्रल हॉल के फर्श को गंदा मत करो। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को विला के एक बड़े ठंडे बेड पर लेटा हुआ पाया। मेरे चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था, लेकिन मेरी पीठ के जलते हुए दर्द ने मुझे याद दिलाया कि वे 60 कोड़े कोई डरावना सपना नहीं थे, बल्कि लिन काइवी द्वारा पर्सनली दी गई एक सजा थी। मैं मुस्कुराया उठना चाहता था, लेकिन गलती से मेरे जख्म हिल गए। मैं अपनी सिसकी नहीं रोक पाया। मेरी आंखें पहले से ही लाल थीं। ये वो औरत है जिसे मैंने 12 साल तक प्यार किया है।
मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर किया और कांपते हुए अपने जख्मों पर बैंडेज की। जब एंटीसेप्टिक और पट्टी जख्मों को छुए तो मैंने अपना होंठ जोर से काट लिया। जब तक मैंने जख्मों का ट्रीटमेंट पूरा किया, पसीने ने मेरे पजामे को पूरी तरह भिगो दिया था, जिससे बेडशीट पर डार्क पैच बन गए थे। अगले पूरे 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ बेड पर पड़ा रहा। मेरी पीठ के जख्मों पर अभी पपड़ी स्कैब जमनी शुरू ही हुई थी और जरा सी मूवमेंट उन्हें फिर से चीर देती थी। इस दौरान लिन काइवी एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। इसके बजाय सिया चियांग के मैसेजेस किसी जहरीले सांप की तरह अपनी जीभ लपलपाते हुए लगातार आ रहे थे। आज काइवी मुझे एक ऑक्शन नीलामी में ले गई और मेरे लिए सबसे महंगी डायमंड वॉच पर बोली लगाई। देखो, क्या इसका डिजाइन खूबसूरत नहीं है? 2 दिनों में हमारे मिलने की 6ठी एनिवर्सरी है। उसने सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशली एक यॉट पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इतना ही नहीं, वहां मैचिंग रिंग्स भी हैं जिन्हें उसने खुद मेरे लिए गिफ्ट के तौर पर डिजाइन किया है। मैंने बिना किसी इमोशन के इन मैसेजेस को स्क्रॉल किया और चुपचाप लिन काइवी से जुड़ी हर चीज पैक करना शुरू कर दिया। वे फोटोज जो मैंने चुपके से उसकी ली थी, हमारी जवानी के वे लव लेटर्स जो उसने कभी नहीं खोले, वो वाइट ड्रेस जो मैंने उसके लिए खरीदी थी लेकिन उसने कभी नहीं पहनी। मैंने खुद का मजाक उड़ाते हुए एक मुस्कान दी, इन सभी चीजों को पैक किया और कचरे में फेंक दिया। उसी पल बेडरूम का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। लिन काइवी ठीक उसी समय अंदर आई जब वो उन चीजों को देख रही थी जो मैं फेंक रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। क्या तुम अभी भी ये हार्ड टू गेट वाला गेम खेल रहे हो? तुमने जानबूझकर चीजों को बाहर फेंकने के लिए वही वक्त चुना जब मैं घर आई। तुम काफी स्कीमिंग, साजिशी हो, है ना? मैंने ऊपर नहीं देखा, चीजें फेंकना जारी रखा। चाहे मैं नाटक कर रहा हूं या नहीं, तुम्हें 15 दिनों में पता चल जाएगा। तुम्हें ये इतनी अच्छी तरह याद है? उसने ताना मारा। तुम दिन तो नहीं गिन रहे हो, है ना? मैं गिन रहा हूं। मैंने आखिरकार ऊपर देखा, मेरा पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। एक जेन्युइन स्माइल जो मैंने लंबे समय से नहीं दिखाई थी। मैं हर एक दिन गिन रहा हूं, उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं तुमसे पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा। ये सुनकर लिन काइवी के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। वो पास आई, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं, वो मुझे घूर रही थीं। शयेन, तुम्हें लगता है मैं तुम पर यकीन करूंगी? यकीन करो या न करो, ये तुम पर है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज बहुत सॉफ्ट थी लेकिन उसमें एक डिटर्मिनेशन था। लिन काइवी, इस बार मैं सच में तुम्हें और नहीं चाहता। किसी वजह से मेरी आंखों में वो पक्का इरादा देखकर लिन काइवी का दिल अचानक कांप गया। वो बस बोलने ही वाली थी कि तभी सिया चियांग का वीडियो कॉल आ गया। लिन काइवी ने काफी देर तक मेरे चेहरे को देखा, लेकिन आखिरकार उसने मुझ पर और वक्त बर्बाद न करने का फैसला किया। इसके बजाय वो मुड़ी और स्टडी रूम में चली गई। सब कुछ साफ करने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गया। आज मेरा बर्थडे है। हर साल की तरह मेरे करीबी दोस्तों ने मेरे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी थी। उनके साथ हंसते मजाक करते हुए मैं धीरे धीरे अपनी हालिया परेशानियों को भूल गया और एक जेन्युइन हंसी हंसी। लेकिन ये खुशी शॉर्ट लिव्ड, कम समय की थी। जैसे ही हम केक काटने वाले थे, प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। लिन काइवी अंदर आई। उसके पीछे सिया चियांग और उसके करीबी दोस्तों का एक ग्रुप था। उसके दोस्त चेहरे पर मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस के साथ चारों ओर देखने लगे। तो ये एक बर्थडे पार्टी है? सॉरी, लेकिन हम अब इस जगह को टेक ओवर कर रहे हैं। क्या आप प्लीज यहां से बाहर जा सकते हैं? इन बिन बुलाए मेहमानों का सामना करते हुए मेरे हाथ में शैंपेन का गिलास हवा में ही रुक गया। मेरी उंगलियों के जोड़ थोड़े सफेद पड़ गए। उनके चेहरों पर साफ दिख रही मैलिस, दुर्भावना को देखकर मैं समझ गया कि वे जानबूझकर ट्रबल क्रिएट करने आए थे, बस ये पक्का करने के लिए कि मैं शांति से अपना बर्थडे न मना सकूं। मेरे दोस्त भी ये समझ गए थे, लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वे पीछे नहीं हटे। प्लीज बात को साफ समझ लो। हमने ये जगह पहले बुक की थी। अगर कोई जा रहा है तो वो तुम होने चाहिए। ये देखकर कि हमने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की, वे औरतें ठहाके मारकर हंसने लगीं। फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और हमारे सामने पटक दिया। ध्यान से देखो, सिस्टर लिन ने पहले ही ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। वो जिसे चाहे बाहर निकाल सकती है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो खुद ही निकल जाओ, वरना कचरे की तरह बाहर फेंक दिए जाओगे। मेरे दोस्त गुस्से में थे। वे बहस करने ही वाले थे, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें रोक लिया। मैंने लिन काइवी की तरफ देखा। एक सेल लीज एग्रीमेंट को नहीं तोड़ती। क्लब में अभी भी बहुत सारे खाली रूम्स हैं। लिन काइवी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसके बगल में खड़े सिया चियांग ने सबसे पहले बात की। सॉरी शयन, लेकिन मुझे बस यही पर्टिकुलर रूम पसंद आया। उसके बाद उसने लिन काइवी के हाथ में अपना हाथ डाला। काइवी, मुझे इस रूम का डेकोर पसंद है। इन्हें बाहर निकालो। लिन काइवी ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। इसे खाली करो। जैसे ही उसने कहा, उन लोगों के ग्रुप ने तुरंत एक्शन लिया और रूम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ने जो बैलून बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, उन्हें पैरों तले कुचल दिया गया।
ताज़े फूल फर्श पर रौंद दिए गए। बर्थडे केक दीवार पर फेंक दिया गया। उसकी क्रीम दीवार पर लगी मेरी फोटो पर फैल गई। रुको लिन काइवी, क्या तुम पागल हो? मेरे दोस्त की गालियां लगातार गूंज रही थीं। मैं भी अब और खुद को रोक नहीं सका। हमारी आखिरी ग्रुप फोटो को बचाने के लिए आगे झपटा, लेकिन मुझे जोर से धक्का दे दिया गया। उस अफरा तफरी में मुझे नहीं पता कि किसने मुझे टक्कर मारी, लेकिन मैं लड़खड़ाया और सिया की तरफ गिर गया। सिया ड्रामेटिक तरीके से चिल्लाया। लिन काइवी की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने सिया को प्रोटेक्टिव तरीके से अपने पीछे खींचा और फिर मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैंने अपना बैलेंस खो दिया। मेरा पूरा शरीर बगल में रखे शैंपेन टॉवर में जा गिरा। सैकड़ों कांच के कप कांच की बारिश की तरह गिर पड़े। ठंडी शराब मेरे सूट में समा गई। टूटे हुए कांच के टुकड़ों के मेरी स्किन में चुभने से होने वाले दर्द ने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। इसे बाहर फेंक दो। लिन काइवी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। 2 आदमियों ने मुझे घसीटकर बाहर निकाला। सीढ़ियों से टकराने की वजह से मैं नील ब्रूजेस से भर गया। मेरी विजन धुंधली होने लगी। मेरे कान बज रहे थे। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मेरे दोस्त मेरे बगल में पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें गुस्से और इस हादसे को स्वीकार न कर पाने की तड़प से भरी थीं। शायन, क्या तुम सच में डिवोर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो? लिन काइवी ने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। पति पत्नी ऐसे बर्ताव नहीं करते। साफ है कि वो तुम्हें एक दुश्मन की तरह देखती है। क्या तुम सच में उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो? मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं। मेरी उंगलियां अनजाने में मेरे हाथ पर लगी गॉज पट्टी को सहला रही थीं। ये अभी भी एक हल्के दर्द के साथ टीज मार रहा था, बिल्कुल मेरे जख्मी दिल की तरह। मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। मेरी आवाज थकी हुई थी। मैंने पहले ही डिवोर्स फाइल कर दिया है। कूलिंग ऑफ पीरियड बस 10 दिनों में खत्म होने वाला है। एक बार मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाए तो तुम पूरी तरह फ्री हो जाओगे। सच में? मेरे दोस्तों ने एक साथ एक्साइटमेंट में मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। ये तो बहुत बढ़िया है। आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल गईं। तुम लंबे और हैंडसम हो और तुमने इन सभी सालों में खुद को उसके लिए डेडिकेट कर दिया। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सिया चियांग के लिए जगह है। वो अपनी आंखों और दिल दोनों से सच में अंधी है। तुम्हारा होश में आना और लिन काइवी के साथ सब खत्म करना ही सच में सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके साथ तुम अपनी पसंद की कोई भी औरत ढूंढ सकते हो। तुम्हारा डिवोर्स फाइनल होने के बाद मैं तुम्हें 100 टॉप ब्यूटीज से मिलवाऊंगा। अगर तुम्हें कर्व्स चाहिए तो कर्व्स मिलेंगे। अगर तुम्हें लुक्स चाहिए तो लुक्स मिलेंगे। फिर तुम जिसे चाहो डेट कर सकते हो। वे बिना किसी रोक टोक के मजाक कर रहे थे। उन्हें बाहर कदमों की आवाज तब तक नहीं सुनाई दी जब तक दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला नहीं गया। मैंने ऊपर देखा और लिन काइवी की ठंडी दूर की आंखों से मेरी नजरें मिली। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अचानक यहां दिखाई देगी। मैं एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से खुद को संभाला। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जब तुम पहले सिया चियांग को ढूंढने जाती थी तो मैंने कभी दखल नहीं दिया। इसलिए चाहे मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाऊं या नहीं, मैं कितने लोगों से मिलता हूं, ये भी तुम्हारा बिजनेस नहीं है। लिन काइवी ने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में झुंझलाहट का भाव था। यह सच है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि अगर तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहते हो तो हमारे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलने तक वेट करो, वरना मुझे ये घिनौना लगेगा। मैंने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। मैंने सहमति में सिर हिलाया। सही है, मैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ब्लाइंड डेट्स पर जाने का प्लान बना रहा हूं। शिहो, याद रखना तब मेरे लिए 7 ब्यूटीज का अरेंजमेंट करना। मैं हर दिन एक से मिलूंगा ताकि पूरे हफ्ते कोई ओवरलैप ना हो। मुझे असल में अपनी किस्मत को आजमाते और दिन में सपने देखते हुए देखकर लिन काइवी के अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी। उसने एसेट डिवीजन एग्रीमेंट निकाला जो मेरे लॉयर ने उसे कुछ समय पहले भेजा था और उसे जोर से मेरी तरफ फेंक दिया। उस मामले में मैं हमारे डिवोर्स के दिन का इंतजार करूंगी। तुम अपनी 7 ब्यूटीज को लेकर मेरे सामने टाइम पर आ जाना और बेहतर होगा कि तुम पर्सनली इसे मुझे सौंपो। वो डिवोर्स सर्टिफिकेट मुझे दे देना। इतना कहकर वो पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए मैंने एग्रीमेंट को फिर से चेक करने के लिए उठाया। ये कंफर्म करने के बाद कि उसने आधी प्रॉपर्टी एसेट्स मेरे साथ बांट ली है, मैंने एग्रीमेंट अपने बैग में रख लिया। अपने दोस्तों को विदा करने के बाद मैंने एग्रीमेंट का वो मोटा स्टैक अपने लॉयर को सौंप दिया और उन सभी घरों, लग्जरी कारों, यॉट्स और स्टॉक्स को बेच दिया जो मुझे मिले थे, ताकि उन्हें कैश में बदला जा सके। अपने बैंक अकाउंट में बढ़ती रकम को देखकर मेरे दिल को धीरे धीरे सुकून मिला। इस पैसे के साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी चिंता के शांति से जी सकता था। कुछ दिनों बाद मैं रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में ही रुका। डिस्चार्ज के दिन मैं अकेला घर लौटा तो देखा कि लिन काइवी और सिया चियांग लिविंग रूम में इस तरह किस कर रहे थे जैसे आसपास कोई हो ही न। उस वार्म येलो लाइट के नीचे सिया चियांग ने लिन काइवी को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। लिन काइवी की पतली उंगलियां धीरे से उसके गालों को सहला रही थीं। वे पैशनेटली किस कर रहे थे। वो जेंटल एक्सप्रेशन ऐसी चीज थी जो मुझे 12 सालों में कभी नहीं मिली थी।
स्लैम। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे उन दोनों प्रेमियों को झटका लगा। लिन काइवी ने अपना सिर घुमाया। सामने वाले इंसान को देखते ही उसकी आंखों की कोमलता तुरंत जम गई। अब तुम्हें क्या हो गया है? मैं दरवाजे के सहारे टिक गया। मेरी उंगलियां मेरी हथेली में गहराई तक गड़ गईं, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। मुझे घिना रही है, लिन काइवी ने ताना मारा। तो फिर पहले वाला तुम जो किसके लिए मुझे परेशान करता रहता था, क्या वो और भी ज्यादा घिनौना नहीं था? मैं हल्का सा हंसा। हाँ, मैं उस वक्त अंधा था। मैंने अपनी नजरें उठाईं। मेरी आंखें पानी की तरह साफ थीं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। इसलिए मैंने अपना हाथ उठाया और शब्द दर शब्द कहा, मैं शयन, कसम खाता हूं कि अगर मैंने लिन काइवी को फिर से प्यार किया तो मेरी मौत बहुत भयानक हो। लिन काइवी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से भींच लिया हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसी खतरनाक कसम खाऊंगा। उसके सीने में एक अजीब सी आग भड़क उठी। काइवी, सिया चियांग ने उसकी स्लीव खींची और रुआंसे लहजे में कहा, मुझे भूख लगी है। लिन काइवी ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की उस अजीब फीलिंग को दबाते हुए। उसने धीरे से सिया के सिर को सहलाया। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसने एक नजर डाली और मुझे पीछे देखे बिना ऊपर जाते हुए देखा। मेरी उस अडिग, रेजोल्यूट पीठ ने उसे बेवजह इरिटेट कर दिया। किचन में वो खोई खोई सी सब्जियां काट रही थीं। मेरे शब्द मौत बहुत भयानक हो उसके कानों में गूंज रहे थे। तेज ब्लेड ने लगभग उसकी उंगली का सिरा काट ही दिया था। अगले कुछ दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला, जब तक कि डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने से एक दिन पहले मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट्स ने एक रीयूनियन ऑर्गेनाइज किया, ये सोचते हुए कि शायद ये आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे को देखेंगे। मैंने अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा धकेला, हंसी और बातचीत की जानी पहचानी आवाजें मुझ तक पहुंची। क्लास प्रेसिडेंट शायन शीऑन ने सबसे पहले मुझे देखा। वह खुशी से खड़ा हो गया। आखिरकार तुम आ गए। मैं मुस्कुराया और ग्रीटिंग में सिर हिलाया। जैसे ही मैं खाली सीट पर बैठा, आसपास के क्लासमेट्स बेसब्री से करीब आ गए। शयन, मैंने सुना है तुमने लिन काइवी से शादी कर ली है। क्या ये सच है? क्या तुम दोनों हाई स्कूल में आग और पानी की तरह नहीं थे? हाँ, तुम दोनों जब भी मिलते थे बहस करते थे। अचानक तुम्हारी शादी कैसे हो गई? ये सिर्फ एक अफवाह होगी। मेरी उंगलियां अनजाने में वाइन ग्लास के किनारे को सहलाने लगीं। उस ठंडी फीलिंग ने मुझे थोड़ा होश में आने में मदद की। मैंने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, हमने शादी तो की थी, लेकिन अभी हम डिवोर्स के प्रोसेस में हैं। वो सेंटेंस उबलते पानी में पत्थर फेंकने जैसा था। रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। क्लासमेट्स एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान जम गई थी। किसी ने अजीब तरीके से अपना गला साफ किया, किसी और ने अपना सिर झुका लिया जैसे पीने का नाटक कर रहा हो। माहौल जैसे जम सा गया था। काफी देर बाद किसी ने आह भरी, कितने दुख की बात है। हमारी क्लास का इकलौता कपल जो साथ आया था, किसी और ने पूछे बिना नहीं रह सका, अचानक डिवोर्स क्यों? क्या तुम लिन काइवी के दीवाने नहीं थे? बाकी लोगों ने उस वक्त नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने इसे साफ देखा था। तुम हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। क्या वो सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए नहीं था? किसने कहा कि दूसरों ने नोटिस नहीं किया? मैंने भी नोटिस किया था। मैंने भी। मैं दंग रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो फीलिंग्स मैंने इतने सालों तक छुपाकर रखी थी, उन्हें मेरे इतने सारे क्लासमेट्स ने भांप लिया था। तुम लोगों को कैसे एहसास हुआ? इस सवाल ने जैसे यादों के सैलाब के दरवाजे खोल दिए। क्लासमेट्स तुरंत एनिमेटेड होकर कहानियां सुनाने लगे। क्या ये ऑब्वियस नहीं है? 11th ग्रेड में कुछ लोग लिन काइवी से जलते थे क्योंकि वो स्कूल ब्यूटी थी और हमारी साल की नंबर 1 भी थी। इसलिए उन्होंने चुपके से उसके बारे में अफवाहें फैला दी। जब तुम्हें इसके बारे में पता चला तो तुम वहां पहुंचे और उनमें से हर एक को पंच मार दिया। उस इंटेंसिटी ने हमें डरा दिया था। एक चीज तो और भी ड्रामेटिक थी। जब तुम्हारी मां का देहांत हुआ तो तुम पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन जैसे ही तुमने सुना कि लिन काइवी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तुम बिना सोचे समझे हॉस्पिटल भागे और तब तक ब्लड दिया जब तक तुम बेहोश नहीं हो गए। इसके अलावा हमारी 12th ग्रेड की ग्रेजुएशन ट्रिप के दौरान लिन काइवी का कैमरा झील में गिर गया था। उसमें कंपटीशन के इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे। तुम बिना सोचे समझे अंदर कूद गए। कड़ाके की ठंड के बीच वो झील का पानी था। उसके बाद तुम आधे महीने तक बुखार के साथ हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अगर ये पागलों वाला प्यार नहीं है तो कौन कूदता? इन पुरानी धूल भरी कहानियों को दोबारा सामने आते सुनकर मुझे बस अपने सीने में जकड़न महसूस हुई। वे जवानी की फीलिंग्स जिन्हें मैंने जानबूझकर भूलने की कोशिश की थी, अब मेरी आंखों के सामने रिवॉल्विंग लालटेन की तरह चमकने लगी। मैंने अपने वाइन ग्लास को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मेरा गला ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें कुछ फंस गया हो। मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। एक्सक्यूज मी। मैं अचानक खड़ा हो गया। मैं 1 मिनट के लिए रेस्टरूम जा रहा हूं। मैं अपना चेहरा धोने गया।
जब मैं लौटा, जैसे ही मैं रूम का दरवाजा धकेलने वाला था, मैंने लिन काइवी को दरवाजे पर खड़ा देखा, जो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने अभी जो कहा, उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे उसके सीने से गूंज रही हो। क्या वो सब सच है? मेरा दिल ऐसे जकड़ गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे भींच लिया हो। मैंने जबरदस्ती ताना मारा, अगर सच है तो क्या, और अगर नहीं है तो क्या? क्या इससे फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम जिससे प्यार करती हो वो सिया चियांग ही है ना? लिन काइवी ने हल्की त्योरियां चढ़ाईं। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और उसके पास से निकल गया। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल चुका था। अब जब लिन काइवी यहां थी तो मैं और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए अपने क्लासमेट्स को अलविदा कहने के बाद मैं अकेला निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने होटल से बाहर कदम रखा, लिन काइवी की कार अचानक ठीक मेरे सामने आकर रुकी। कार की विंडो धीरे धीरे नीचे हुई, जिससे लिन काइवी का डेलिकेट प्रोफाइल, नाजुक चेहरा दिखाई दिया। कार में बैठो। उसकी आवाज़ इमोशन से खाली थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने चुपचाप पीछे का दरवाज़ा खोला। कार में एक हल्की ताज़ा खुशबू आ रही थी। ये वही खुशबू थी जिससे मैं कभी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। लेकिन अब इस जानी पहचानी खुशबू को फिर से सूंघकर मेरा दिल अब और नहीं धड़का। हम क्लियरली एक ही स्पेस में थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार हो। एक पल के लिए कोई नहीं बोला। जब तक जानी पहचानी विला डिस्ट्रिक्ट नजर नहीं आई, तब तक लिन काइवी अचानक नहीं बोली। ये डिवोर्स वाली चीज। उसकी पतली उंगलियां धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। तुम इसे और कब तक जारी रखने वाले हो? उसकी आवाज में चिंता की एक झलक थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं दंग रह गया। फिर मैंने ताना मारा, मैं किस बात का सीन क्रिएट कर रहा हूं? लिन काइवी, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूं, मैं सच में। एक तेज रिंगटोन ने मेरी बात काट दी। लिन काइवी ने कॉल रिसीव किया। सिया चियांग की रोती हुई चीखें तुरंत कार में गूंज उठीं। काइवी, मैं येसी क्लब के रूम 1201 में हूं। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लिन काइवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया। टायर सड़क पर चरमराए। स्पीडोमीटर की सुई लगातार ऊपर चढ़ती रही। कार येसी क्लब के सामने एक झटके के साथ रुकी। लिन काइवी ने लगभग कार का दरवाजा पटककर खोला और बाहर की ओर भागी। मैंने सीधे 12वीं मंजिल तक उसका पीछा किया। जो हमारे सामने था वो एक और लैविश तरीके से तैयार किया गया कन्फेशन सीन था। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। कमरे के कोने में सिया चियांग को एक कोने में दबा दिया गया था। उसका महंगा सूट जैकेट चिथड़े की तरह मुड़ा हुआ था। उसके सामने एक लंबी ड्रेस में एक औरत खड़ी थी। उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह से पागलों जैसे थे। उसके हाथ में मौजूद फ्रूट नाइफ, फलों वाला चाकू, लाइट में ठंडा चमक रहा था। उसकी आवाज कर्कश थी। सिया, लिन काइवी पहले से ही शादीशुदा है। वो तुम्हें प्रॉपर स्टेटस नहीं दे सकती। मैंने इतने सालों तक तुम्हारा पीछा किया है। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते? अगर तुम आज मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं हुए तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। जब उसने दरवाजे पर लिन काइवी को देखा तो सिया चियांग ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कोई लाइफलाइन, जीवनदान मिल गई हो। काइवी, तुम आखिरकार यहां आ गईं। सुकिंग मुझे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मजबूर कर रही है। मैं राजी नहीं हुआ, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। तुम जल्दी करो और मुझे बचाओ। आवाज सुनकर वो औरत मुड़ी। जैसे ही उसने लिन काइवी को देखा, उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। लिन काइवी, यहां मत आना, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लिन काइवी उससे डरी नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि वो सिया चियांग को चोट पहुंचा देगी। उसके पास हाथ उठाने और कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। सुकिंग, मैं जानती हूं कि तुम सिया चियांग को पसंद करती हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगी तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी। उसकी सलाह सुनकर सुकिंग की आंखें लाल हो गईं। चाकू पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। चाकू की नोक मेरी तरफ हो गई जो उसके पीछे खड़ा था। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम शयन से प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी की है ना? अगर तुम पूरी लाइफ शयन के साथ रहने को तैयार हो सकती हो तो सिया चियांग मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकता? लिन काइवी के एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो गए और उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। क्योंकि मैं जानती हूं कि किसी ऐसे इंसान से शादी करना कैसा लगता है जिससे आप प्यार नहीं करते। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि अगर वो सही इंसान नहीं है तो शादी का हर सेकंड एक पिंजरे, केज जैसा महसूस होता है। वो तुम्हें कैद कर लेता है और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाहर नहीं निकल सकते। चूंकि तुम सिया चियांग को इतना पसंद करती हो तो क्या तुम सच में उसे खुद से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहती हो? उसे मेरी तरह तड़पाने के लिए, अजनबियों की तरह एक ही बेड शेयर करने वाली लाइफ जीने के लिए? मैं साए शैडोज में खड़ा था। मेरी उंगलियां मेरी हथेलियों में गड़ रही थीं।
मैं बहुत पहले से जानता था कि ये शादी उसके लिए एक पिंजरा थी, लेकिन अपने कानों से उसे ये कहते हुए सुनना कि मेरे साथ बिताया हर सेकंड एक टॉर्चर था। मेरे दिल को अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका एक टुकड़ा काटकर निकाल दिया गया हो, एक बेहिसाब दर्द। लेकिन ये शब्द सू किंग को कन्विंस नहीं कर पाए। ये देखकर कि सिया चियांग अभी भी हार नहीं मानेगा, सू किंग की आंखें धीरे धीरे पागलपन से भर गईं। उसके सब्र की लिमिट खत्म हो चुकी थी। मैं ये सब नहीं सुन रही, मुझे बस इतना पता है कि मुझे सिया चियांग चाहिए। सिया चियांग, अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुए तो चलो साथ मरते हैं। सू किंग के चाकू की नोक ठंडी चमक रही थी। उसने अचानक अपना हाथ घुमाया और सीधे सिया पर वार किया। उसी पल लिन काइवी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे झपटी और सिया को ढाल शील्ड की तरह कवर कर लिया। मैंने देखा कि चाकू उसके पेट के निचले हिस्से में घुस गया, जिससे वो वाइट ड्रेस तुरंत लाल हो गई, जिसे मैंने खुद पर्सनली प्रेस करके चिकना किया था। काइवी! सिया चियांग के गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। लिन काइवी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें आ गईं, लेकिन उसने फिर भी सू किंग की कलाई को जोर से पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के जोर लगाने की वजह से सफेद पड़ गए थे, जब तक कि पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सू किंग को काबू नहीं कर लिया। वो अब और नहीं रुक सकी और भारी कदमों से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो फिर भी अपने पीछे सिया चियांग को प्रोटेक्ट करना नहीं भूली। सिया ने उसे कसकर पकड़ रखा था, वो बेकाबू होकर सुबक रहा था। काइवी, मरो मत, तुम कल डिवोर्स ले सकती हो, हम जल्द ही सबके सामने साथ रह पाएंगे, क्या तुम रुक सकती हो? लिन काइवी के होंठ मुड़े, उसने दूर खड़े मेरी तरफ देखा, उसका लहजा सार्कास्टिक था। हम डिवोर्स नहीं ले सकते, शेन मुझे डिवोर्स नहीं देगा, वो बस इस पूरे वक्त नाटक कर रहा है। सिया चियांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं पक्का तुम्हें ही चुनूंगी। मैं अब दादाजी के साथ कोई समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं वहां खड़ा ये सीन देख रहा था, अपने होंठ को जोर से काटते हुए। इतना सब होने के बाद भी उसे लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं। लिन काइवी, तुम सच में कितनी बड़ी गलतफहमी में हो। जब ऑपरेटिंग रूम की लाइट आखिरकार बंद हुई तो सुबह के 3 बजे बज रहे थे। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और थके हुए लहजे में कहा, जख्म गहरा नहीं था और उसे सही वक्त पर लाया गया। 1 महीने के रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएगी। मैं हॉलवे के कोने में खड़ा सिया को हॉस्पिटल के रूम में भागते हुए देख रहा था। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे कमरे से लिन काइवी की कमजोर लेकिन जेंटल आवाज सुनाई दी, सिया चियांग। विला वापस आकर मैं पूरी रात जागा रहा। मेरा सूटकेस फर्श पर खुला था। मैंने एक एक करके अपना सामान करीने से पैक किया। सुबह होते ही मैं अपना पैक किया हुआ सामान लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया। तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो, क्लर्क ने मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट थमा दिया। मैं उस छोटी सी लाल बुकलेट को पलटकर देखता रहा। इस पल 12 साल का जुनून ऑब्सेशन आखिरकार खत्म हुआ। मैंने अपनी अनामिका रिंग फिंगर से वेडिंग रिंग उतारी और उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट के साथ एक गिफ्ट बॉक्स में रख दिया जो मैंने पहले से तैयार किया था। मेरी उंगली पर रिंग का निशान बिल्कुल साफ था, ठीक उसी निशान की तरह जो लिन काइवी ने कभी मेरी लाइफ पर छोड़ा था। गहरा, लेकिन वक्त के साथ ये आखिरकार मिट जाएगा। हॉस्पिटल के रूम में लिन काइवी हेडबोर्ड के सहारे टिकी हुई डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसने नजरें ऊपर नहीं उठाईं। उसके हाव भाव वैसे थे जैसे उसने पहले ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया हो। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या तुम आज सुबह जल्दी सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए थे डिवोर्स एप्लीकेशन वापस लेने? डॉक्यूमेंट का एक पेज पलटते हुए हॉस्पिटल के बेड पर बैठे उस शख्स ने शांत आवाज में कहा, शयन, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सब्र लिमिटेड है। याद रखना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा ये पागलपन बर्दाश्त कर रही हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे बॉक्स थमा दिया। मेरी नजरें ठहरे हुए पानी की तरह शांत थीं। मैं तमाशा कर रहा हूं या नहीं, ये तुम्हें ये गिफ्ट देखकर पता चल जाएगा। लिन काइवी ने आखिरकार ऊपर देखा। उसे लगा कि ये सुलह की कोई पेशकश है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने मखमली वेलवेट बॉक्स को छुआ, उसका दिल बेवजह धड़क उठा। मेरी नजरें बहुत शांत थीं, इतनी शांत कि उसे ये अजनबी सा लगा। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनमें अब पुराने जैसा लगाव और गर्माहट नहीं बची थी। डिंग! उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। सिया चियांग की प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दी। मैंने तुम्हारा पसंदीदा दलिया बनाया है, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, मेरा इंतजार करना। वो अनजाने में मुस्कुरा दी। अभी जो अजीब सी फीलिंग आई थी वो तुरंत गायब हो गई। ठीक है, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो जाओ, मुझे तुम्हारे गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने लापरवाही से बॉक्स को बेडसाइड टेबल पर फेंक दिया, जिससे एक भारी आवाज थड हुई। सिया चियांग जल्द ही आ रहा है, वो सच में तुम्हें नहीं देखना चाहता। मैं वहां खड़ा खिड़कियों के पर्दों से छनकर आती धूप को देखता रहा, जो उसके नाजुक गालों पर रोशनी की नन्ही बूंदें डाल रही थीं। वे आंखें और भौहें जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था, अब मेरे दिल में एक छोटी सी हलचल भी पैदा नहीं कर सकती थीं।
12 साल का जुनून, इन्फैचुएशन, इस पल आखिरकार शांत हो गया। गुड बाय। आखिर में मैंने बस ये 2 शब्द कहे। मैं अकेला हॉस्पिटल से निकला और अपना आखिरी सामान लेकर एयरपोर्ट चला गया। प्लेन में बैठने से पहले मैंने लिन काइवी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। इस लाइफ में मैं लिन काइवी से दोबारा कभी प्यार नहीं करूंगा। अब से वो और मैं इस विशाल आसमान और गहरे समंदर के नीचे फिर कभी नहीं मिलेंगे। लिन काइवी ने आधे महीने तक हॉस्पिटल में रेस्ट किया। सिया चियांग हर दिन उससे मिलने आता था, चाहे बारिश हो या धूप। वो बड़े प्यार से उसके हर खाने और उसकी नींद का ख्याल रखता था, लेकिन किसी वजह से उसे हमेशा अपने दिल में एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कुछ गायब हो। उस दिन के बाद से मैं सच में उसके सामने दोबारा कभी नहीं आया। पहले तो लिन काइवी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो थोड़ी बेचैन होने लगी। अक्सर खुद को कमरे के दरवाजे को खाली नजरों से घूरते हुए पाती थी, जैसे किसी के दरवाजा धकेलकर अंदर आने का इंतजार कर रही हो। लेकिन वो शख्स जिसका वो इंतजार कर रही थी कभी नहीं आया। काइवी, थोड़ा सूप पी लो। मैंने घर पर आंटी से स्पेशली ब्लैक चिकन सूप बनाने को कहा था। ये तुम्हारी एनर्जी और ब्लड को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। सिया चियांग ने 1 चम्मच चिकन सूप निकाला और उसे ठंडा करने के लिए धीरे से फूंक मारी। जब उसका टेम्परेचर सही हो गया तो वो धीरे से उसे उसके होठों के पास लाया। उसने मैकेनिकली अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अनजाने में दरवाजे की तरफ देख रही थीं। काइवी, तुम क्या देख रही हो? सिया ने उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस किया और उसकी मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। या फिर तुम किसी का इंतजार कर रही हो? वो इंसान कौन था? वे दोनों अपने दिल में जानते थे, कोई नहीं। लिन काइवी ने इंस्टिंक्टिवली इनकार कर दिया। उसने अपनी नजरें फेर लीं। उसका लहजा बहुत ही शांत था। लेकिन सिया भला इसे कैसे नहीं समझ पाता। काइवी, क्या तुम शयन के आने का इंतजार कर रही हो? लिन काइवी ने त्योरियां चढ़ाईं और इंस्टिंक्टिवली पलटकर जवाब दिया, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं उसका इंतजार क्यों करूंगी? क्या ऐसा है? मुझे तो बस ये अजीब लग रहा है। सिया चियांग ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें कांटे जैसे चुभन थी। शयन अच्छी तरह जानता है कि तुम इंजर्ड हो, लेकिन वो एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आया, यहां तक कि एक फोन कॉल भी नहीं किया। ये शब्द सुनकर लिन काइवी ने ब्लैंकेट के नीचे अपनी उंगलियां थोड़ी भींच लीं। सही बात है। क्यों? मेरी पिछली पर्सनालिटी के हिसाब से अगर उसे हल्की सी खांसी भी आती थी तो मैं फिक्र में डूबकर उसका हाल पूछता रहता था। लेकिन अब वो लगभग मरने की हालत में चाकू खा चुकी थी और मैं सिर्फ एक बॉक्स देने आया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या वाकई अब मुझे कोई परवाह नहीं रही? जैसे ही ये ख्याल आया उसने उसे बेवजह चिड़चिड़ा बना दिया। उसकी सिचुएशन खराब देखकर सिया चियांग ने उसे जल्दी से दिलासा दिया। काइवी, दुखी मत हो, शयन शायद बहुत बिजी होगा। लिन काइवी ने मजाक उड़ाया। बिजी? वो किस चीज में बिजी हो सकता है? शायद। सिया की आंखों में एक चालाकी भरी चमक कौंधी। उसने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, शायद उसे कोई नई मिल गई हो। आखिर शयन ने पहले कहा ही था कि वो 7 खूबसूरत लड़कियां ढूंढना चाहता है। बस करो। लिन काइवी ने अचानक उसे बीच में ही काट दिया। उसका चेहरा खौफनाक हद तक गंभीर था। सिया उसकी रिएक्शन से चौंक गया। सॉरी काइवी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस नहीं चाहता कि तुम उसके झांसे में आओ। लिन काइवी ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की चिड़चिड़ाहट को दबाते हुए। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान दी। मेरी ही गलती है, कोई बात नहीं, अब उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन वो अपनी आंखों के सामने से मेरी वो नजरें नहीं हटा पा रही थी जब मैं जा रहा था। इतनी शांत, इतनी दूर, जैसे हमारे बीच कभी कोई कनेक्शन रहा ही न हो। जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई, लिन काइवी थोड़ी बेचैन लग रही थी। वो जल्दी से विला वापस आई और दरवाजा धकेला। घर असामान्य रूप से शांत था। वहां अंधेरा था और जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने त्योरियां चढ़ाईं और अनजाने में पुकारा, शयन। कोई जवाब नहीं आया। लाइट्स जलीं। तभी उसने नोटिस किया कि फर्नीचर पर धूल की एक पतली परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी समय से वापस नहीं आया था। लिन काइवी लिविंग रूम में गई। उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखे उस मखमली वेलवेट बॉक्स पर पड़ी। ये वही गिफ्ट था जिसे मैं जाने से पहले छोड़ गया था। जब वो डिस्चार्ज हो रही थी तो उसके असिस्टेंट ने पैकिंग करते वक्त पूछा था कि क्या वो इसे साथ ले जाना चाहती है। उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आखिर में उसने असिस्टेंट से उसे पैक करने के लिए कह दिया था। अब जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो, उसने हाथ बढ़ाया और बॉक्स उठा लिया। मैं तमाशा कर रहा हूं या नहीं, ये तुम्हें ये गिफ्ट देखकर पता चल जाएगा। मेरी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। बॉक्स पंख जैसा हल्का था। उसके हाथ में उसका कोई वजन नहीं था। उसने धीरे से उसे खोला। एक वेडिंग रिंग, एक डिवोर्स सर्टिफिकेट। लिन काइवी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे भींच लिया हो। ये क्या है? उसने अचानक वो डिवोर्स सर्टिफिकेट खोला जिस पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो
सिविल अफेयर्स ब्यूरो की चमकती हुई लाल मोहर थी। डेट वही थी जिस दिन वो इंजर्ड हुई थी। लिन काइवी उस छोटी सी लाल बुकलेट को घूरती रही। उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही थीं। तो शयन नाटक नहीं कर रहा था। वो हार्ड टू गेट नहीं खेल रहा था। क्या वो सच में अब मुझे और नहीं चाहता? लिन काइवी एंट्रीवे में खड़ी रही, अभी भी डिवोर्स सर्टिफिकेट को कसकर पकड़े हुए। उसे बहुत जोर से पकड़ने की वजह से उसकी उंगलियों के जोड़ नकल्स हल्के से कांप रहे थे। गोल्डन लेटरिंग वाली वो लाल बुकलेट लाइट के नीचे ठंडी चमक रही थी। सिविल अफेयर्स ब्यूरो की वो चमकीली लाल मोहर एक चमकते हुए ब्रांड की तरह थी जो इस शादी के खत्म होने का ऐलान कर रही थी। उसने इसे बार बार देखा, यहां तक कि उसे शक होने लगा कि मैंने ये सब फेक किया है। लेकिन अपनी उंगलियों के नीचे उस उभरी हुई मोहर, एम्बॉस्ड सील का एहसास यकीनन असली था। इतने सालों की फीलिंग्स, क्या वो सच में इसे ऐसे ही जाने दे सकता है? ये ख्याल उसके दिमाग में गूंजता रहा। लिन काइवी ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। फिर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। उसकी आवाज ठंडी थी। शयन के ठिकाने का तुरंत पता लगाओ। फ्लाइट्स, हाई स्पीड ट्रेनें, होटल बुकिंग हिस्ट्री, जो कुछ भी मिल सके सब निकालो। असिस्टेंट ने लिन काइवी को कभी इतना घबराया हुआ नहीं सुना था और वो तुरंत राजी हो गया। लेकिन आधे घंटे बाद असिस्टेंट के जवाब ने लिन काइवी को ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बर्फ के तहखाने आइस सेलर में गिर गई हो। प्रेसिडेंट लिन, मिस्टर एन ने 1 महीने पहले देश से बाहर की एक इंटरनेशनल फ्लाइट ली थी। डेस्टिनेशन अननोन है। उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए हैं। उनका डोमेस्टिक फोन नंबर, बैंक कार्ड्स सब डीएक्टिवेटेड कर दिए गए हैं। ये सुनकर लिन काइवी की उंगलियां कस गईं। फोन पकड़े हुए उसके हाथ के जोड़ सफेद पड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। फोन काटते ही वो दूसरी मंजिल की तरफ भागी। बेडरूम का दरवाजा झटके से खोला गया। जो उसकी आंखों के सामने था वो एक खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस था। बेड बिल्कुल सलीके से लगा हुआ था, जिस पर एक भी सिलवट नहीं थी। वार्डरोब भी खाली था। मेरे सारे कपड़े जा चुके थे। सिंक पर रखा मेरा पर्सनल सामान भी पूरी तरह गायब हो गया था। वहां सिर्फ एक लेटर चुपचाप पड़ा रह गया था। लिफाफे पर सिर्फ कुछ छोटे शब्द लिखे थे, लिन काइवी के लिए। उसके हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। उसके दिल की घबराहट लिन काइवी को डुबोने वाली थी। उसने जल्दबाजी में लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस था। लिन काइवी, इस बार मैं सच में चला गया हूं। मैं तुम्हारी खुशी की दुआ करता हूं। कोई नाराजगी नहीं, कोई पुराना लगाव नहीं, यहां तक कि कोई फालतू एक्सप्लेनेशन भी नहीं। बस ऐसे ही मैं धीरे से उसकी लाइफ से पीछे हट गया। दरवाजा फिर से धकेला गया और हवा के एक झोंके ने उस लेटर को धीरे से फर्श पर उड़ा दिया। काइवी, वो सिया चियांग था। सिया चियांग ने चुपचाप चारों ओर देखा। उसने पहली मंजिल पर ही ये डिस्कवर कर लिया था कि मैं सच में हमेशा के लिए जा चुका हूं। वो बहुत खुश था। उसकी आवाज भी बेहद एक्साइटेड हो गई। उसने लिन काइवी का हाथ पकड़ लिया। काइवी, इस बेडरूम में सबसे अच्छी लाइट आती है। चलो अब से यहीं रहते हैं। उसने उसका हाथ खींचा। उसकी मुस्कान हैंडसम थी। उसकी बातों में एक बेहिसाब उत्सुकता, ईगरनेस थी। उसने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। लिन काइवी होश में आई, सिया चियांग के उस बेहद खुश चेहरे को देखा और एक खोई हुई सी माम निकाली। लेकिन उसकी नजर अनजाने में खिड़की के पास रखे सिंगल सोफे पर पड़ी। वो मेरी सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। मुझे हमेशा वहां दुबक कर बैठना और पढ़ना पसंद था। दोपहर में झीने पर्दे, शेयर कर्टन्स खींच दिए जाते थे और सूरज की नरम रोशनी मेरे बालों पर पड़ती थी, जिससे वे सुनहरे किनारों की तरह चमकते थे। लेकिन अब वो सोफा भी खाली था। सिया ने उसका खोया हुआ मन नोटिस नहीं किया। लिन काइवी का जवाब मिलने के बाद उसने उसी दोपहर अपना सामान वहां शिफ्ट कर लिया। उसने एक्साइटमेंट में नौकरानी को पर्दे और फर्नीचर बदलने के निर्देश दिए। वो सिंगल सोफा हटा दिया गया। उसने वे डिनर वेयर, रात के खाने के बर्तन भी ले लिए जिन्हें मैंने बहुत ध्यान से चुना था, और उन सबको अपनी पसंद के स्टाइल से बदल दिया। ये डिनर वेयर बहुत पुराने जमाने का है, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, उसने ताना मारा। फिर मेरे कलेक्ट किए हुए प्राचीन चीनी मिट्टी, एंटीक पोर्सलिन के प्लेट्स को कचरे में फेंक दिया। लिन काइवी ने उन टूटे हुए टुकड़ों को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। एक समय था जब मैं इन प्लेट्स को बहुत सहेज कर रखता था और धीरे से उससे कहता था, लिन काइवी, इस पैटर्न को देखो, क्या ये हमारे हाई स्कूल के पीछे वाली दीवार की बेलों जैसा नहीं लगता? तब उसने क्या जवाब दिया था? बोरिंग। और अब उसके पास मेरा मजाक उड़ाने का मौका भी नहीं बचा था। देर रात जब सब शांत था, लिन काइवी स्टडी रूम में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में विस्की का एक गिलास था। अल्कोहल ने उसके गले को जला दिया, लेकिन वो उसके दिल की बेमतलब की घबराहट को नहीं बुझा सका। सिया चियांग के आने के बाद विला फिर से गुलजार हो गया था, लेकिन उसे फिर भी लगा जैसे कुछ गायब है। एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है, मेरी जिद से नफरत करती है, मेरे वजूद से नफरत करती है।
लेकिन जब मैं सच में गायब हो गया तो उसने पाया कि वो असल में मुझे मिस कर रही थी। वो ब्लैक कॉफ़ी जो मैं हर सुबह उसकी डेस्क पर रखता था, हमेशा परफेक्ट टेम्परेचर पर, वो ऊनी ब्लैंकेट जिसे मैं चुपचाप उसके कंधों पर डाल देता था जब वो देर रात तक काम करती थी। यहाँ तक कि बहस करते वक्त मेरी आंखों की वो जिद भी उसे याद आने लगी। इस एहसास ने उसके सीने में थोड़ी जकड़न पैदा कर दी। और सिया चियांग, वो थॉटफुल, विचारशील था, समझदार था और तार्किक था। लेकिन साथ रहने के बाद लिन काइवी को हमेशा लगा कि उसकी थॉटफुलनेस एक अच्छी तरह से तैयार किए गए नाटक की तरह है। उसकी परफॉर्मेंस ताश के पत्तों की एक कैलकुलेटेड चाल जैसी थी। बिल्कुल अभी की तरह वो फर्श से छत तक वाली खिड़की, फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसे अपने चेहरे पर एक चमकती मुस्कान के साथ नीचे माली को निर्देश देते हुए देख रही थी। वो उन अगरवुड के पेड़ों को लगा रहा था जो उसे पसंद थे। उसके पैरों के पास रोजवुड के छोटे पेड़ बिखरे हुए थे जिन्हें मैंने लगाया था और अब वे बुरी तरह रौंदे जा चुके थे। जैसे ही उसे उसकी नज़र का एहसास हुआ, सिया ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा की तरह हैंडसम थी, जैसे कोई नपातुला एंगल हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने सिया को कभी सच में समझा ही नहीं था। अगले दिन जब लिन काइवी स्टडी रूम की सफाई कर रही थी, उसने गलती से डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर गिरा दिया। एक गैप में से एक पुरानी नोटबुक फिसलकर बाहर आ गई। वो अपनी याददाश्त में थोड़ा उलझ गई। उसने पहले कभी इस तरह की नोटबुक इस्तेमाल नहीं की थी। लिन काइवी उसे उठाने के लिए झुकी और उसने पहला पेज पलटा। लिन काइवी ने आज फिर नाश्ता छोड़ दिया। मैंने चुपके से उसकी डेस्क की दराज में एक सैंडविच रख दिया। उम्मीद है उसे पता नहीं चलेगा कि ये मेरी तरफ से है। लिन काइवी की सांसें अटक गईं। ये शयेन की डायरी थी। वो इसे अपने साथ नहीं ले गया था। उसने कांपते हुए पेज पलटा। डांस करते वक्त लिन काइवी का टखना, एंकल मुड़ गया। मैंने चुपके से उसके लॉकर में दवाई रख दी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। उसने ठंडेपन से पूछा कि क्या मैं उसे परेशान कर रहा हूं। मुझे हिम्मत जुटाकर हाँ कहना पड़ा। भगवान जानता है कि मेरा दिल कितना टूट गया था। माँ चली गई। पापा उस औरत और सिया चियांग को घर ले आए। मैं अपने कमरे में छिपकर रोया, लेकिन मेरा दिमाग लिन काइवी से भरा था। क्या तुम मुझे एक हग दे सकती हो? हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर लिन काइवी फिर से सिया चियांग को ढूंढने गई। मैंने केक कचरे में फेंक दिया, लेकिन आधी रात को मैं इसे वापस उठाने और खाने से खुद को नहीं रोक पाया। मैंने वो पूरा केक अकेले ही खा लिया। पूरा केक खाने के बाद उसे निगलना वाकई बहुत मुश्किल था। पेज दर पेज पलटते हुए लिन काइवी की विजन धुंधली होने लगी। हर शब्द और सेंटेंस में छिपी वो सिंसेरिटी इतनी भारी थी। पता चला कि जिन जगहों पर वो देख नहीं सकती थी, वहां मैंने उसे कितनी विनम्रता और जिद से प्यार किया था। फिर भी उसने मेरी सिंसियरिटी को अपने पैरों तले रौंद दिया और उसे कुचल दिया। लिन काइवी ने अचानक डायरी बंद की, अपनी कार की चाबियां उठाईं और बाहर की ओर भागी। वो एयरपोर्ट जाकर सभी फ्लाइट्स चेक करना चाहती थी। भले ही उसे पूरी दुनिया उलट पुलट करनी पड़े, उसे मुझे ढूंढना ही था। लेकिन जैसे ही वो यार्ड में दौड़ कर आई, उसके कदम अचानक रुक गए। लेकिन अगर वह मुझे ढूंढ भी लेती तो क्या कहती? आई एम सॉरी या मुझे पछतावा है। पर क्या वो अब उस पर यकीन करेगा? रात की हवा चली। लिन काइवी उस खाली यार्ड में खड़ी रही। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं मिल सकती। पूरी तरह टूटकर लिन काइवी स्टडी रूम में वापस लौट आई। वो फर्श से छत तक वाली खिड़की, फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने लेदर चेयर पर बैठ गई और दोबारा डायरी खोली। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। खिड़की के बाहर रात गहरी थी और डेस्क लैंप उस पीली डायरी पर चमक रहा था। वो फीका पड़ चुका हैंडराइटिंग वक्त से परे लग रहा था, जिसका हर शब्द, हर सेंटेंस उसके दिल में चुभ रहा था। उसने एक पेज से दूसरे पेज को पलटा। हर पेज मेरी गहरी और सबसे सीक्रेट थॉट्स को रिकॉर्ड कर रहा था। आज क्लास के कुछ लड़के लिन काइवी की पीठ पीछे फिर से बुराई कर रहे थे। कह रहे थे कि उसने एग्जाम्स में चीटिंग की है। कह रहे थे कि वो सिर्फ इसलिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनी क्योंकि उसकी फैमिली अमीर है। मैं आग बबूला हो गया और उनके साथ लड़ाई कर ली। नतीजा ये हुआ कि टीचर ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पूरी दोपहर खड़े रहने की सजा मिली। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। उन्हें उसके बारे में ऐसा बोलने का क्या हक था? लिन काइवी की सांसें अटक गईं। उसे उस दिन स्कूल के बाद की ये घटना याद आई। उसने सजा के तौर पर हॉलवे में खड़े मेरे चेहरे पर नील ब्रूज देखा था और उसने मुझ पर तंज भी कसा था। फिर से लड़ाई? शयेन, क्या तुम हर वक्त एक गुंडे ठग की तरह बिहेव करना बंद नहीं कर सकते? मैंने बिना एक शब्द कहे बस अपना सिर झुका लिया था। तो वो उसकी वजह से था। उसके गले में एक गोला सा बन गया और उसने पेज पलटना जारी रखा। लिन काइवी का कार एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में अर्जेंट जरूरत थी। मैं चुपके से ब्लड डोनेट करने गया। नर्स ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा ब्लड दे रहा हूं, जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लिन काइवी मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने काफी खून देने की जिद की। मैं असल में उसके बाद बेहोश हो गया था। जब मैं जागा तो मैंने सुना कि वो खतरे से बाहर है। ये बहुत अच्छा है। लिन काइवी की उंगलियां अचानक भिंच गईं।
उसकी हथेली में पेज मुड़ गया, जिससे लगभग फटने जैसी आवाज आई। वो एक्सीडेंट। जब वो जागी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि एक लड़के ने उसके लिए ब्लड डोनेट किया है, लेकिन जब उसने पूछा कि वो कौन था तो डॉक्टर ने बस इतना कहा कि वो एक क्लासमेट था जो अपना नाम नहीं छोड़ना चाहता था। पता चला कि वो मैं था। पता चला कि मैं उसके लिए लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे शुक्रिया का एक शब्द भी नहीं मिला। उसका सीना ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे भींच लिया हो। उसका दम घुट रहा था, इतना दर्द कि वो बमुश्किल सांस ले पा रही थी। आगे पलटते हुए डायरी में हैंडराइटिंग और भी मेसी मेसी होती गई, जैसे इसका मालिक लिखते वक्त और भी ज्यादा एक्साइटेड या परेशान होता जा रहा हो। आज क्रिसमस ईव है और लिन काइवी का बर्थडे भी। मैंने बांस से चुपके से एक खरगोश वाली लालटेन बनाई। मुझे इसमें पूरा 1 महीना लगा। मेरी उंगलियां पूरी तरह बांस की फांसों स्प्लिंटर्स से कट गई थीं, लेकिन आखिर में मैंने उसे वो देने की हिम्मत नहीं की। वो मुझसे इतनी नफरत करती है, वो पक्का इसे तुच्छ समझेगी। लिन काइवी ने अचानक डायरी बंद कर ली और अपनी आंखें मूंद लीं। वो खरगोश वाली लालटेन, उसने बाद में उसे स्टोर रूम में एक धूल भरे बॉक्स में ठुसा हुआ देखा था। उसने तो ये भी सोचा था कि वो किसी नौकर के बच्चे की छोड़ी हुई कोई पुरानी चीज है। उसने लापरवाही से नौकरानी को उसे फेंक देने के लिए कह दिया था, और अब उसे आखिरकार पता चला कि उसमें किसका दिल और जान लगी थी। लिन काइवी खड़ी हुई और धीरे से फर्श से छत तक वाली खिड़की, फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ चली गई। खिड़की के बाहर रात गहरी थी। शहर की लाइटें सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं, लेकिन उसकी विजन धीरे धीरे धुंधली हो गई। साफ है कि उसकी आंखों में मैं हमेशा एक जिद्दी शयेन था, घमंडी और अड़ियल, लेकिन डायरी वाला मैं विनम्र, धैर्यवान और सतर्क था, जो उसे दिल से प्यार करता था। लेकिन कभी एक बार भी मैं तुम्हें पसंद करता हूं कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसे क्लास रियूनियन और अपने पुराने क्लासमेट्स की गॉसिप याद आई। उस वक्त मैंने बस ठंडेपन से इनकार कर दिया था और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया था। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे पता चल भी गया तो उसे जरा भी परवाह नहीं होगी। इस एहसास ने लिन काइवी के दिल में दर्द भर दिया। स्टडी रूम के दरवाजे की दरार के बाहर एक शख्स चुपचाप खड़ा था। सिया चियांग ने स्टडी रूम के दरवाजे की संकरी दरार से लिन काइवी को डायरी पकड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर एक खोया हुआ सा डेज्ड भाव था। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक गड़ गए थे। सिया की आंखों में एक डार्क चमक कौंधी। शयेन चला गया है, फिर भी उसका भूत अभी भी मंडरा रहा है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सिया चियांग ने अपनी कॉफी पकड़े हुए ऐसे बात की जैसे लापरवाही से कह रहा हो। काइवी, कल सफाई करते वक्त मुझे पता चला कि शयेन ने काफी सारी फालतू चीजें पीछे छोड़ दी हैं। क्या तुम उन्हें फेंकना चाहती हो? स्टेक काटते हुए लिन काइवी का हाथ रुक गया। उसकी आवाज ठंडी थी। उन्हें वहीं रहने दो, अभी उसकी चीजों को हाथ मत लगाना। सिया चियांग के एक्सप्रेशन नहीं बदले, लेकिन उसने तुरंत जानबूझकर एक आह भरी। मैं समझता हूं, लेकिन शयेन वाकई कुछ और ही है। उनका पहले ही डिवोर्स हो चुका है। वो अपना सब कुछ साथ ले गया। तो फिर उसने जानबूझकर ये डायरी पीछे क्यों छोड़ी, जैसे कि उसे डर हो कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। क्लैंग क्लैंग। लिन काइवी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ के चाकू और कांटे को प्लेट पर पटक दिया, जिससे एक चुभने वाली आवाज हुई। उसने ऊपर देखा। उसकी नजर खौफनाक हद तक ठंडी थी। सिया चियांग, अपनी जुबान पर लगाम रखो। सिया उसकी नजर से डर गया और उसे इस बात पर और भी हैरानी हुई कि वो इस बात पर नाराज हो जाएगी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने कहा, आइवी, क्या तुम नाराज हो? मैं तो बस सच कह रहा था। क्या वो तुम्हें इमोशनल सॉफन अप करने के लिए बस सेल्फ पिटी ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा? सेल्फ पिटी ट्रिक? लिन काइवी ने एक ठंडी हंसी हंसी। तो जब वो मेरे लिए लड़ा, ब्लड डोनेट किया और उस जमी हुई झील में कूद गया, तब तुम कहाँ थे? सिया चियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शायद ये सब मनगढ़ंत बनाया होगा। क्या तुम उसे नहीं जानती? वो दिखावा करने में सबसे माहिर है। बस करो। लिन काइवी अचानक खड़ी हो गई, कुर्सी फर्श पर जोर से चरमराई। उसने ऊपर से सिया की तरफ देखा। उसकी आंखें एक अभूतपूर्व ठंडेपन से भरी थीं। उसके शब्दों में एक साफ चेतावनी थी। सिया चियांग, मुझे तुम्हें यहां रहने देने के फैसले पर पछतावा करने के लिए मजबूर मत करो। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। सिया चियांग को वहीं सुन फ्रोजन छोड़ दिया। उसका चेहरा सफेद और राख जैसा पड़ गया था। लिन काइवी गार्डन में खड़ी थी। उसके सीने में भावनाओं का गुबार जैसे फटने को था। उसे लगता था कि मैं वो विलन हूं जिसने उसके और सिया चियांग के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। और सिया चियांग, जिसे वो अपने सबसे कमजोर पलों में अपना सच्चा प्यार समझती थी, उसने कितनी लापरवाही और जल्दबाजी में मुझ पर कीचड़ उछाला था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी भयानक रूप से गलत हो सकती है। लिन काइवी की नजरें दूर क्षितिज होराइजन की ओर तैरने लगीं। शयेन, तुम कहाँ हो? उस नाश्ते के बाद लिन काइवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई कांटा चुभ गया हो।
सिया चियांग द्वारा मेरे खिलाफ की गई दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी ने उसे पहली बार उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। क्लास रियूनियन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और इसके उलट सिया का वो लापरवाही भरा मजाक और भी ज्यादा खटकने लगा। उसे ये कहने का क्या हक था कि शयन अपने गहरे प्यार का नाटक कर रहा था। लिन काइवी अपने ऑफिस की फर्श से छत तक वाली खिड़की के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में कॉफी कप के किनारे को सहला रही थीं। उसकी नजरें डार्क और रहस्यमयी थीं। कुछ पलों बाद उसने फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। सिया चियांग की जांच करो। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं जानना चाहती हूं कि वो इन सभी सालों में क्या करता रहा है। 3 दिन बाद असिस्टेंट ने लिन काइवी की डेस्क पर एक मोटी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी। जैसे ही उसने पहला पेज पलटा, उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। उसका शक सही था। सिया चियांग उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बुरा था। रिपोर्ट में पिछले कुछ सालों में कई अमीर बिजनेसमैनों के साथ उसके संदिग्ध संबंधों का ब्यौरा था। यहां तक कि इस बात के भी सबूत थे कि उसने लिन काइवी की पावर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस राइवल्स, प्रतिद्वंद्वियों को चुपके से दबाया था। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा झकझोर दिया वो ये थी कि डॉक्यूमेंट के हर डिटेल से पता चल रहा था कि जब भी मेरे और उसके बीच रिश्ते खराब हुए तो वो लगभग हमेशा सिया के आने के बाद ही हुआ था। हाई स्कूल में मैं और वो बस नॉर्मल राइवल्स, प्रतिद्वंद्वी थे। लेकिन जब से सिया का ट्रांसफर हुआ उसके प्रति मेरा एटीट्यूड अचानक और सख्त हो गया। कॉलेज में वो कार एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैंने चुपके से उसके लिए ब्लड डोनेट किया था। लेकिन उसकी आंखें खुलने के कुछ ही देर बाद सिया चियांग वो पहला इंसान था जिसने उसके जागते ही उससे कहा था, शयन को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। वो तुमसे मिलने एक बार भी नहीं आया। और शादी के बाद मेरे और उसके बीच के झगड़े और भी गहरे होते गए। अब पीछे मुड़कर सोचने पर लगभग हर बहस सिया चियांग या उसके आसपास के किसी व्यक्ति की लापरवाही भरी टिप्पणी की वजह से हुई थी। लिन काइवी की उंगलियां रिपोर्ट पर कस गईं, उसके जोड़ सफेद पड़ गए। उसे अचानक एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसे स्वीकार करना मुश्किल था। हो सकता है कि सिया चियांग ने उसे 10 साल तक धोखे में रखा हो। अगर सिया की हरकतों के प्रति उसकी भावनाएं अभी सिर्फ अविश्वास, डिसबिलीफ थीं, तो बाद में हुई एक घटना ने सिया के प्रति लिन काइवी के नजरिए को पूरी तरह नफरत में बदल दिया। लिन काइवी की दोस्त शिनुई एक परेशान चेहरे के साथ उसके पास आई और उसे एक यूएसबी ड्राइव दी। काइवी, कुछ दिनों पहले मैं एक बार में सिया चियांग से टकरा गई थी। मुझे लगता है तुम्हें ये सुनना चाहिए कि इसमें क्या है। भीड़ के शोर शराबे के बाद रिकॉर्डिंग अचानक थोड़ी शांत हो गई। अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिया चियांग थोड़ा नशे में लग रहा था। उस वक्त वो वीआईपी एरिया में अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था और अहंकार से हंस रहा था। शिनुई का इरादा बातें छिपकर सुनने का नहीं था, लेकिन सिया की चुभने वाली हंसी और बेधड़क डींगे मारने के अंदाज ने उसे नजरअंदाज करना मुश्किल बना दिया। लिन काइवी, वो आखिर है कौन? वो तो बस मेरे हाथ की एक कठपुतली पॉन है। सिया चियांग ने अपना वाइन ग्लास घुमाया। उसके होठों के कोनों पर एक घमंडी मुस्कान तैर गई। उन शक भरे अपने दोस्तों के चेहरों पर शक के भाव देखकर उसने तंज कसा। हे, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूं? मजाक मत करो। अगर उसके पैसे और पावर की बात ना होती तो कौन उसके साथ इतने सालों तक इस गहरे प्यार का नाटक करना चाहता? उसके दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे और किसी ने पूछा, शयन के बारे में क्या? मैंने सुना है कि वो काइवी को पागलों की तरह प्यार करता है। उसने हिकारत भरी नजरों से ताना मारा। शयन, वो तो और भी बड़ा बेवकूफ है। इतने सालों तक इतनी विनम्रता से प्यार करता रहा, क्या आखिर में वो अपनी दुम दबाकर नहीं भाग गया? उसने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक घूंट भरा। नशा उस पर हावी हो रहा था। उसका लहजा और भी अहंकारी हो गया। क्या तुम लोगों को पता है कि पैट्रिक हॉल एंसेस्ट्रल हॉल में क्या हुआ था? लिन काइवी, वो बेवकूफ। मैं जो कहता हूं वो उस पर यकीन कर लेती है। उसने तो सच में ये मान लिया कि शयन मुझे बुली कर रहा था। असल में मैंने ही पहले उस स्मारक पट्टिका, मेमोरियल टैबलेट को तोड़ा था। शयन, वो बेवकूफ फिर भी उसे बचाना चाहता था। और नतीजा? लिन काइवी ने खुद उसे 60 कोड़े मारे। शिनुई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने चुपके से ये बातचीत रिकॉर्ड की, मुड़ी और वहां से निकल गई और तुरंत लिन काइवी को कॉल किया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लिन काइवी को ऐसा लगा जैसे उस पर किसी भारी चीज से वार किया गया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। इसके बाद जो आया वो था एक जबरदस्त गुस्सा। फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। जोर लगाने की वजह से उसके जोड़ सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। सिया चियांग, उसने शब्द दर शब्द अपने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसके दांतों के बीच से निचोड़कर निकली हो। तो उस दिन पैट्रिक हॉल में जो हुआ उसकी सच्चाई ये थी। तो मेरी पीठ पर जो 60 कोड़ों के निशान थे वे सब सिया चियांग की बदौलत थे। जिस चीज ने उसे और भी ज्यादा नाराज किया वो ये थी कि वो खुद सिया की मददगार, अकॉम्प्लिस बन गई थी। लिन काइवी को फैमिली बैंक्वेट का वो दिन याद आया।
याद आया कि कैसे मैं बेबस होकर खून के घेरे में गिर गया था। याद आया कि कैसे मैंने जिद में अपना सिर ऊंचा रखा था। मेरी लाल आंखों ने यह समझाने की कोशिश की थी कि पहले सिया चियांग ने शुरुआत की थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं सिया को फंसाने के लिए नाटक कर रहा हूं और मुझे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। उसने अपने हाथों से मेरे प्यार को खत्म कर दिया था। लिन काइवी अचानक खड़ी हुई और शराब की बोतल फर्श पर दे मारी। क्रैश! कुछ खड़खड़ाहट की आवाजों के बाद उसकी कटी हुई उंगली में तेज दर्द हुआ, लेकिन वो बेखबर लग रही थी। उसके दिल के दर्द के मुकाबले ये शारीरिक जख्म कुछ भी नहीं था। उस रात लिन काइवी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधे विला पहुंची और सिया के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, इससे पहले कि सिया कोई खुशी भरा एक्सप्रेशन दिखा पाता, लिन काइवी के बॉडीगार्ड ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। सिया चियांग! उसकी आवाज नर्क के किसी शैतान की तरह ठंडी थी। सिया चियांग की आंखें डर के मारे फटी रह गईं। गर्दन पर पकड़ मजबूत होने से ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। उसका चेहरा बैंगनी पड़ने लगा। काइवी, तुम क्या कर रही हो? उससे कहो मुझे छोड़ दे। लिन काइवी ने एक ठंडी हंसी हंसी बॉडीगार्ड को छोड़ने के लिए कहा और फिर उसके लिए अपने फोन पर वो रिकॉर्डिंग बजा दी। सिया चियांग का चेहरा तुरंत मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया। ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो, कोई मुझे फंसा रहा है। उसने पागलों की तरह लिन काइवी का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने उसे झटके से हटा दिया। फंसा रहा है? लिन काइवी की नजर जहर की तरह थी। तो फिर इनका क्या? उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। कागज हर तरफ बिखर गए। तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? क्या इसके लिए भी कोई तुम्हें फंसा रहा है? सिया चियांग ने नीचे देखा और अपने सामने लिखे शब्दों को साफ साफ देखने के बाद वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लिन काइवी ने बिना एक शब्द कहे ऊपर से उसे नीचे की तरफ देखा। एक पल के बाद वो मुड़ी और चली गई। उसकी पर्सनालिटी अडिग और ठंडी थी। सिया चियांग पीछे छूट गया था। वो इतना शॉक्ड और डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे गूंजने वाली आवाज हुई। सिया चियांग अनजाने में झिझक गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक नफरत भरी थी। उसी समय पेरिस में सुबह का वक्त था। अपार्टमेंट की फर्श से छत तक वाली खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। मैं खिड़की के सामने सोफे पर बैठा था, हाथ में गर्म कॉफी का कप पकड़े हुए धीरे से सफेद भाप छोड़ रहा था। खिड़की के बाहर सीन सेन नदी चमक रही थी और भोर की हल्की रोशनी में एफिल टावर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यहाँ कोई लिन काइवी नहीं थी, कोई सिया चियांग नहीं, कोई दम घुटने वाला अतीत नहीं, सिर्फ मैं। मैंने अपना सिर झुकाया और कॉफी का एक घूंट लिया। मेरे होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। तो आज़ादी का स्वाद ऐसा होता है। पेरिस में अपने तीसरे महीने में मैंने एक डिज़ाइन अकेडमी में एक एडवांस्ड कोर्स में एडमिशन लिया। मेरे पास पहले से ही पेंटिंग की एक बुनियाद थी और सालों से दबी हुई भावनाओं को आखिरकार एक रास्ता मिल गया था। मेरे डिज़ाइन वर्क्स का एक अनूठा स्टाइल था, जिसमें पूर्वी सौंदर्य शास्त्र, ईस्टर्न एस्थेटिक्स की सूक्ष्मता और पश्चिमी कला की उदार भावना दोनों थीं। इसने जल्द ही मेरे सुपरवाइजिंग प्रोफेसर का ध्यान खींच लिया। शयन, तुम्हारे काम में बहुत जान है। प्रोफेसर ने मेरा डिज़ाइन स्केच पकड़ा हुआ था। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं, खासकर इस ड्रेस की कट। ये एक तितली की तरह है जो अपने कोकून क्रिसालिस से बाहर निकल रही है। मैं दंग रह गया, फिर मुस्कुराया। सही है, कोकून तोड़कर तितली बनना। मैंने आखिरकार ये कर दिखाया। आखिरकार लिन काइवी नाम के कोकून से बाहर निकल गया। अपने इंस्ट्रक्टर से पहचान मिलने के बाद मैंने मॉन्टमार्टर पहाड़ी पर एक छोटा स्टूडियो किराए पर लिया और अपना खुद का ब्रांड शुरू किया। चिनुआन से मिलना एक इत्तेफाक था। हम एक डिज़ाइन प्रदर्शनी में मिले थे। वो चीनी मूल की है और बचपन से फ्रांस में पली बड़ी है। उसका परिवार हाई एंड फैब्रिक बिजनेस में है और वो खुद एक जानी मानी डिज़ाइनर है। उस दिन वो मेरे बूथ के सामने काफ़ी देर तक रुकी रही। आखिरकार उसने एक लंबी गहरी लाल ड्रेस की ओर इशारा किया और पूछा, इस ड्रेस की प्रेरणा कहाँ से आई? मैंने उस ड्रेस को देखा। ये एक ऐसी पीस थी जिसे मैंने पेरिस आने के शुरुआती दिनों में बनाया था। मैंने कई रातें बिना सोए बिताई थीं, लगभग अतीत के दर्द में डूबते हुए। लेकिन मैंने उस दर्द को भविष्य के पोषण में बदल दिया और इस तरह इस ड्रेस का जन्म हुआ। खून की तरह लाल, लेकिन स्कर्ट के घेरे पर एक सुनहरी तितली कढ़ाई की गई थी जो अपने पंख फड़फड़ा रही थी, उड़ जाना चाहती थी। कोकून ब्रेक, मैंने धीरे से कहा। चिनुआन ने मुझे गहराई से देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दी। मैं चिनुआन हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोकून ब्रेक के डिजाइनर, आपसे मिलकर खुशी हुई। तब से वो मेरे स्टूडियो में अक्सर आने लगी। कभी कभी वो मेरे लिए कुछ कीमती कपड़े लाती और कभी कभी वो बस एक तरफ चुपचाप बैठकर मुझे अपने डिजाइन बनाते हुए देखती। उसने कभी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा और कभी कोई सीमा पार नहीं की। उसने मेरी डिफेंस की दीवारों को धीरे धीरे पिघलाने के लिए बस सही मात्रा में कोमलता का इस्तेमाल किया। शयन, एक शाम वो अचानक बोली,
अगले महीने इंटरनेशनल फैशन वीक है। मेरे ब्रांड के पास एक स्लॉट है, क्या तुम शामिल होना चाहते हो? मैं दंग रह गया। वो एक ऐसा मौका था जिसका सपना अनगिनत डिजाइनर देखते थे। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में मैंने शुद्ध प्रशंसा और प्रोत्साहन देखा। वहां कोई दया नहीं थी, कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ शुद्ध भरोसा था, मेरी प्रतिभा में एक विश्वास। मेरी आंखें जलने लगीं। ठीक है, आने वाले दिनों में मैंने खुद को पूरी तरह से फैशन वीक की तैयारी में झोंक दिया। अब वाला मैं एक साधारण सफेद शर्ट और जीन्स पहनता है, मेरे चेहरे पर एक हेल्दी ग्लो चमकता है। मेरे बारे में सबसे आकर्षक चीज मेरी आंखें हैं। उनमें अब कोई विनम्रता या दर्द नहीं है, बल्कि वे शांति और आत्मविश्वास से भरी हैं। तुम बहुत अलग दिख रहे हो, चिनुआन बुदबुदाई। मैं थोड़ा मुस्कुराया। सही है, क्योंकि मैंने आखिरकार खुद को प्यार करना सीख लिया है। चिनुआन की आंखें लाल हो गईं। ये बहुत अच्छा है। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। सूरज की रोशनी ने हम दोनों को घेर लिया और मेरा दिल कोमल महसूस हुआ। फैशन वीक के दिन मेरी पीस को आखिरी में दिखाए जाने के लिए रखा गया था। मॉडल्स मेरे द्वारा डिजाइन किए गए गाउन पहनकर कैटवॉक पर आईं। गहरा लाल रेशम खून की तरह बह रहा था। रोशनी के नीचे सुनहरी तितली अपने पंख फड़फड़ाती हुई लग रही थी, जैसे उड़ जाना चाहती हो। दर्शकों की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी। चिनुआन मेरे बगल में खड़ी हुई और धीरे से बोली, देखो, हर कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित है। मैंने स्टेज की तरफ देखा। मेरी आंखें थोड़ी नम थीं। इस पल मैं अब लिन काइवी का कोई सहायक एक्सेसरी नहीं था। सिया चियांग की आंखों में अब कोई मजाक नहीं था। मैं सिर्फ मैं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आखिरकार खुद को पा लिया था, एक पूरी तरह से नया मैं। लिन काइवी फर्श से छत तक वाली खिड़की के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि वो बाहर रात को घूर रही थी। सिया चियांग ने दरवाजा धकेला और अंदर आया। काइवी, उसने धीरे से पुकारा। उसके चेहरे पर एक खुशामद भरी मुस्कान थी। लाइट्स क्यों नहीं जली हैं? लिन काइवी नहीं मुड़ी, बस धीरे से हूं कहा। उसका शांत रिएक्शन देखकर सिया चियांग धीरे धीरे पास आया। उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने चुपचाप उसे टाल दिया। क्या कंपनी में आजकल बहुत काम है? उसने अपना हाथ वापस खींचा और हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आंखों में बेचैनी की एक झलक थी। लिन काइवी आखिरकार मुड़ी। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। थोड़ा बिजी हूं। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके गाल को सहलाया। उसकी आवाज साफ और कोमल थी। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे मिस किया? सिया चियांग दंग रह गया, फिर खुशी से झूम उठा। उनके नाखुश ब्रेकअप के बाद से उसने काफी समय से उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। वो जानता था लिन काइवी उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। बेशक मैंने तुम्हें मिस किया। उसने मौका पाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। तुमने हाल ही में मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे नाराज हो। लिन काइवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि नशा कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो धीरे से हंसी। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार कर रही थी। सिया चियांग मुस्कुराया और अपनी लंबी बाहें लिन काइवी की कमर के चारों ओर लपेट लीं। उनकी लंबी परछाइयां जमीन पर गिरी, एक दूसरे में उलझी हुई, जिन्हें एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन था। एक हफ्ते बाद सिया कॉरपोरेशन को अचानक कैपिटल चेन क्राइसिस, पैसे की कमी का सामना करना पड़ा। पार्टनर्स जिन्होंने पहले ही सौदों पर बातचीत कर ली थी, उन्होंने एक एक करके अपना पैसा वापस ले लिया। बैंक लोन की मंजूरियों में बिना किसी वजह के देरी हुई और यहां तक कि पुराने सप्लायर्स ने भी अचानक सप्लाई रोक दी। उनकी डिलीवरी भी रोक दी गई। उनके पिता बुरी तरह घबराए हुए थे, हर तरफ दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। आखिर कौन हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? उनके पिता ने बोर्ड मीटिंग के दौरान मेज थपथपाते हुए दहाड़ लगाई। उसी समय लिन काइवी अपने ऑफिस में बैठी थी, अपने असिस्टेंट द्वारा लाई गई लेटेस्ट रिपोर्ट देख रही थी। सिया कॉरपोरेशन के स्टॉक की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गई थी और उसकी 3 सहायक कंपनियां, सब्सिडियरी कंपनीज लिक्विडेशन और दिवालियापन बैंक्रप्सी का सामना कर रही थीं। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान की एक झलक भी नहीं थी। बहुत अच्छा, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। उसने एक फोन कॉल किया। उसकी आवाज शांत और बेरहम थी। दबाव बनाए रखो। मैं चाहती हूं कि सिया फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ खेलने की? उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिया चियांग को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने लिन काइवी को अनगिनत कॉल किए, लेकिन उसे हमेशा उसके सेक्रेटरी के पास भेज दिया जाता था। वो उससे मिलने के लिए उसकी कंपनी गया, लेकिन नीचे सुरक्षाकर्मियों सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। सॉरी मिस्टर सिया, लिन ने किसी भी विजिटर से न मिलने के निर्देश दिए हैं। वो कब से एक विजिटर बन गया था। सिया चियांग घबरा गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि लिन काइवी की कोमलता और मिठास सिर्फ इसलिए थी ताकि वो अपनी चौकसी कम कर दे। उसने पागलों की तरह अपने कॉन्टैक्ट्स चेक किए, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की जो उसकी मदद कर सके।
लेकिन जो दोस्त कभी उसके साथ इतने प्यार से पेश आते थे, अब वे उससे प्लेग की तरह बच रहे थे। सिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लिन ने पहले ही आदेश दे दिया है। अब कौन बीच में आने की हिम्मत करेगा? मिस्टर सिया, मैं वाकई बेबस हूं। तुम अपने दम पर हो। हताशा में सिया चियांग सीधे लिन काइवी के विला की ओर भागा और दरवाजे पर घुटने टेककर रोने लगा। काइवी, मुझे पता है कि मैं गलत था। प्लीज सिया फैमिली को बख्श दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। गेट धीरे धीरे खुला और लिन काइवी सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसे नीचे की तरफ देख रही थी। काइवी? सिया चियांग रेंगता हुआ पास आया, उसका पैर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो बेहद दयनीय पैथेटिक लग रहा था। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लिन काइवी धीरे से नीचे झुकी और उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। सिया चियांग, उसने धीरे से पूछा, क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है? सिया चियांग कांपा और उसने अपना सिर हिलाया। लिन काइवी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा सबसे बड़ा पछतावा तुम्हारी असलियत जल्दी न देख पाना है। उसने उसकी ठुड्डी छोड़ दी, खड़ी हो गई। उसकी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी थी। तुम्हारी वजह से मैंने उस इकलौते इंसान को खो दिया जो मुझे सच में प्यार करता था। मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। सिया जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती, लिन काइवी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। लिन काइवी मुड़ी और चली गई, पीछे सिर्फ एक धीमा सा सेंटेंस छोड़ गई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे प्यार की कीमत एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है।